क्या आप भी कंफ्यूज हो ये सोचकर कि बायो में ढेर सारे क्वेश्चन हैं, वो कौन से क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं? क्या आप सोच रहे हो कि आपकी कोई ऐसी क्लासेस करा दी जाए जिसमें बोर्ड एग्जाम में आने वाले सभी क्वेश्चन को कवर कर दिया जाए, जिससे आपका बोर्ड एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर बन पाए? तो आप बिल्कुल सही वीडियो पाए हैं। हम आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाले सभी क्वेश्चन को कराने वाले हैं, जिससे आप बोर्ड एग्जाम में हाईएस्ट मार्क ला पाएंगे। सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ रियाज, IIT नीट बोर्ड एग्जाम एक्सपर्ट। मैं आपको उन सभी क्वेश्चन को कराने वाला हूं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। आप कंप्लीटली वीडियो को देखें और इन क्वेश्चन को अच्छे से कर लें, जिससे आप बोर्ड एग्जाम में हाईएस्ट स्कोर कर पाएंगे। अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं पुष्पे पादपों में लैंगिक जनन की। यहाँ पे हमने आपकी फैसिलिटी के लिए क्वेश्चन भी लगाए हुए हैं कि यहाँ से टॉपिक से आपसे किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम देखने वाले कंप्लीट चैप्टर को टॉपिक वाइज पॉइंट टू पॉइंट। अगर हम बात करें सबसे पहले यहाँ पे आवृत बीजी पुष्पों की संरचना की, इन पुष्पों की संरचना कैसी होती है, तो यहाँ पे इन पुष्पों में 4 पार्ट्स पाए जाते हैं। सबसे पहला पार्ट जो होता है, भाग जो होता है, वो होता है बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज जो होता है, आपने देखा होगा फ्लावर में, पुष्पों में, फूलों में जो सबसे बाहर वाला हरे कलर का ये पार्ट्स होता है, इसको बोलते हैं बाह्य दल पुंज। बाह्य का मतलब सबसे बाहर वाला, दल इन पत्तियों को बोल देते हैं दल, पुंज का मतलब होता है गुच्छा, झुंड, क्योंकि एक तो होती नहीं, बहुत सारी होती हैं, तो इन सबको मिला के क्या बोल दिया, पुंज। और ये क्या है, पत्तियां, दल, और ये सबसे बाहर है तो बोल दिया बाह्य दल पुंज। तो पहला जो भाग होता है इसका, वो होता है बाह्य दल पुंज, हरी पत्तियों वाला। उसके बाद हम बात करें दल पुंज की, तो आपने देखा होगा पुष्पों में कलरफुल जो पत्तियां होती हैं, वो मैंने बता दिया, पत्तियों को बोलते हैं दल। तो यहाँ पे कलरफुल पत्तियां जो होती हैं, उसी का जो झुंड होता है, जो गुच्छा होता है, सब पत्तियों को मिलाकर बोलते हैं दल पुंज। तो ये क्या है, पत्तियां, ये है दल, और ये बहुत सारी है, तो ये क्या है, पुंज, गुच्छा, तो इसको बोल देंगे हम दल पुंज। उसके बाद हम बात करें पार्ट नंबर 3 की, तो आपको यहाँ पे ये दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको ये दिख रहे हैं, तो इसको बोलते हैं पुंकेसर, पुंकेसर बोलते हैं। और पुंकेसर में 2 भाग होते हैं, एक आपको ऊपर ये भाग दिख रहा है इस तरह से, और आपको ये दिख रहा है एक पतला सा इसमें डंठल है, तो ऊपर वाले भाग को बोलते हैं परागकोश, नीचे वाला जो पतला सा तंतु है इसको बोलते हैं पुतंतु। अब हम इन सब पुंकेसरों को मिलाकर बोलते हैं पुमंग। अब यहाँ पे आप अच्छे से समझो कि एक ये अकेला जो है वो है पुंकेसर, और जितनी भी इस पुष्प के अंदर पुंकेसर हैं सबको मिलाकर हमने बोल दिया पुमंग। तो यहाँ पे पुमंग क्या है, पुंकेसरों का एक गुच्छा, एक समूह। तो बहुत सारी पुंकेसरें मिलाकर बना देती हैं अपना पुमंग। उसके बाद हम बात करें जायंग की, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये पार्ट्स आपको दिख रहा है, ये पार्ट आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम स्त्री केसर, स्त्री केसर बोलते हैं। और स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं, ये ऊपर वाला भाग जो होता है इसको बोलते हैं वाटिकाग्र, और ये जो सेकंड भाग होता है इसको बोलते हैं वर्तिका, और ये जो फूला हुआ सा भाग होता है इसको बोलते हैं अंडाशय। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम स्त्री केसर, और इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। अगर हम बात करें कि एक से ज्यादा, यहाँ पे तो एक ही स्त्री केसर दिख रहा है, अगर एक से ज्यादा स्त्री केसर होंगे तो उन सब स्त्री केसरों को मिला के हम बोल देंगे यहाँ पे जायंग। क्या बोल देंगे, जायंग। तो शायद आपको चारों पार्ट यहाँ पे समझ में आए होंगे। एक पुष्प में 4 भाग होते हैं। अब बात करें यहाँ पे आपको क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालना है, तो ये लाइनें जो हैं आपको रटनी नहीं है, आपको ओनली टॉपिक को समझ लेना है, और टॉपिक को समझ लेने के बाद आपको अपनी लैंग्वेज में यहाँ पे लिख देना है, यहाँ पे लिख देना है। मैं आपकी फैसिलिटी के लिए इसके आंसर लाया हूं लगा के,
लेकिन ये मेरी लैंग्वेज है यहाँ पे लिखी हुई, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पहला आपको टॉपिक समझ आया होगा। हम बात करने वाले हैं सेकंड टॉपिक की। अब हम बात करने वाले हैं लघु बीजाणु धानी की संरचना की, कि लघु बीजाणु धानी की संरचना कैसी होती है। अगर हम बात करें यहाँ पे, अभी हमने देखा था कि पुंकेसर पुष्प के अंदर होते हैं और बहुत सारे पुंकेसरों को मिलाकर हम बोल देते हैं पुमंग। और हमने देखा था कि पुंकेसर में दो भाग होते हैं। तो अगर हम बात करें पुंकेसर की, तो पुंकेसर में दो भाग होते हैं। ये फूला हुआ जो भाग होता है इसको बोलते हैं परागकोश, और इसको बोलते हैं पुतंतु, और खाली तंतु भी आप इसको बोल सकते हैं। अगर हम बात करें, इसमें आपको यहाँ पे दो पार्ट दिख रहे हैं, यहाँ पे दो पार्ट दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं पाली। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे एक परागकोश में दो पालियां होती हैं। अगर आप इसको इस तरह से काटोगे तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का आपको दिखेगा। तो ये यहाँ पे एक पाली ये, और एक पाली यहाँ पे ये, तो आपको दिख रहा है दोनों पालियों में दो दो यहाँ पे आपको बॉक्स के टाइप के दिख रहे हैं। इसको बोलते हैं कोष्ठ। इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं कोष्ठ। और इन्हीं की संरचना को हमने ऐसे यहाँ पे लिया है। और इन कोष्ठों के अंदर होती है क्या? लघु बीजाणु धानी। क्या होती है? लघु बीजाणु धानी होती है। तो ऐसे पॉइंट टू पॉइंट समझ के आपको करना है इसको। और आपके लिए ये तो मैं लगा के लेके आया हूं, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। बस क्या करना है आपको, यहाँ पे टॉपिक को समझ लेना है और अपनी लैंग्वेज में इसको रिटेन कर देना है। अब हम बात करने वाले हैं कि इसकी संरचना क्या होती है। तो हम देखने वाले हैं यहाँ पे एक लघु बीजाणु धानी की संरचना को। इसकी संरचना को, एक लघु बीजाणु धानी की संरचना को। यहाँ पे जो देखने मिलते हैं, तो चार परतें यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती हैं। कौन कौन सी परत? चार परतें होती हैं। एक होती है बाह्य त्वचा। बाह्य त्वचा ये जो आपको दिख रही है, ये सबसे बाहर, तो ये होती है बाह्य त्वचा। अगर हम बात करें इससे नीचे की जो लेयर आपको ये दिख रही है, इसको बोलते हैं हम अंतस्थीसियम। अंतस्थीसियम इसको बोलते हैं। और इससे नीचे जो आपको दिख रही है लेयर नंबर 3, तो इसको बोलते हैं हम मध्य परत। उसके नीचे जो आपको परत दिख रही है उसको बोलते हैं हम टैपिटम। तो सीधी सी बात है, एक लघु बीजाणु धानी में चार परतें पाई जाती है। कितनी परतें पाई जाती हैं? चार परतें पाई जाती हैं। और इन परतों के बाद यहाँ पे जो कोशिकाओं का समूह मिलता है, इसको बोलते हैं बीजाणुजन ऊतक। क्लियर? तो लघु बीजाणु धानी की संरचना आपने देखी, यहाँ पे चार परतें होती है। तो आपको लिखना कैसे है? लिखना ऐसे है कि चार परतें आपने देख ली कि चार परतें होती हैं, और चार परतों की हेडिंग बना के और चारों परतों के कार्य आपने लिख दिए। इतना सिंपल होता है। अब हम समझ लेते हैं कि चारों परतों के कार्य क्या होते हैं। अगर मैं सिंपल में बात करूं, बिल्कुल बेसिक में अगर बात करूं, तो बाहर वाली जो तीन परतें होती हैं, इनका काम होता है संरक्षण करना, सुरक्षा करना। संरक्षण करना, सुरक्षा करना। और जब परागकोश फटेगा, जब परागकोश फटेगा तो उसमें हेल्प करनी। इसको तो आप सिंपल में भी समझ सकते हैं। जैसे हम हैं, हम क्या पहने हुए हैं? हम कपड़े पहने हुए हैं। तो कपड़े क्या है? हमारा कवर है। और कवर जो परत होती है वो क्या करती है? हमारी सुरक्षा करती है। तो इसी तरह से यहाँ पे ये इसकी परतें हैं, तो ये क्या करेंगी? सुरक्षा करेंगी। और जब परागकोश फटेगा, जब परागकोश फटेगा तो इसके अंदर बन जाएंगे परागकण। तो सीधी सी बात है, जब परागकोश फटेगा तो ये फटेंगी, तभी तो परागकोश फटेगा, तभी तो परागकण बाहर निकलेंगे। सिंपल में इसके दो कार्य होते हैं, एक तो सुरक्षा करना और एक परागकोश की फटने में मदद करना। आप वैसे भी समझ सकते हो, ये नहीं फटेंगी तो परागकोश फटेगा कैसे? परागकण बाहर निकलेंगे कैसे? तो ये तीन परतों के मोस्टली ये काम होते हैं। वैसे मैंने यहाँ पे अलग अलग लगाए हुए हैं। आपको अगर ऐसे ध्यान नहीं रहता तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं कि बाहर वाली तीन परतों का काम परागकोश स्फुटन में मींस फटने में मदद करना तथा सुरक्षा करने में होता है। अब बात आती है अंदर वाली टैपिटम का।
तो टैपिटम क्या करती है, टैपिटम जो है परागकणों को पोषण देती है, परागकणों को पोषण देती है, सिंपल सी बात है। तो ये थी हमारी किसकी, लघु बीजाणुधानी की संरचना। टैपिटम क्या है, देखो ये परागनली की सबसे क्या है, देखो परागनली नहीं है यहाँ पे है लघु बीजाणुधानी। तो यहाँ पे यह लघु बीजाणुधानी की सबसे भीतरी एवं एक विशेष परत होती है। इसकी कोशिकाएं बड़ी होती हैं, लंबी होती हैं और बहुकेंद्रीय होती हैं। कोशिकाएं कैसी होती है, बड़ी होती हैं, लंबी होती हैं और बहुकेंद्रीय मीन्स इसमें एक से ज्यादा यहाँ पे केंद्रक पाए जाते हैं। और आपको ये और लिखना है कि ये परागकणों को पोषण देती है। तो ये हो गई हमारी संरचना। आगे हम देखने वाले हैं आपके आवृतबीजी पौधों में नर युग्मोद्भिद के विकास को कैसे होता है। नर युग्मकोद्भिद का मीन्स होता है नर युग्मक को उत्पन्न करने वाला। वो जो होता है हमारा, वो होता है परागकण। परागकण इसको उत्पन्न करता है नर युग्मक को। अगर हम बात करें, अभी हमने देखा था कि हमारे पास लघु बीजाणुधानी थी, उसमें हमने 4 परतें देखी थी। यहाँ पे कौन सी है, बाह्य परत है। तो 4 परतें इसमें होती हैं, 4 परतें यहाँ पे होती हैं, सीधी सी बात है। अभी मैंने बताया था इनके बीच में होती है बहुत सारी कोशिकाएं और इन सब कोशिकाओं को मिलाकर हम बोलते हैं लघु बीजाणु जन ऊतक। सिंपल में ये तो बेसिक सी बात है, कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है, ऊतक कहलाता है। तो यहाँ पे जो कोशिकाएं होती हैं, बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, उसको बोलते हैं हम लघु बीजाणुजन ऊतक। तो यहाँ पे जो हर एक कोशिका होती है उसको बोलते हैं बीजाणु मात्र कोशिका। बीजाणु का मीन्स बीजाणु, मात्र का मीन्स माता, पैदा करने वाली, कोशिका का मीन्स कोशिका। तो यहाँ पे हर एक कोशिका बीजाणु को पैदा करने वाली कोशिका होती है, बीजाणु की माता कोशिका होती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं बीजाणु मात्र कोशिका। तो शायद एक आपको समझ आया होगा। अब हम बात करें कि यहाँ पे परागकण का विकास होता कैसे है। यहाँ पे हर एक कोशिका यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन करती है। जब ये अर्धसूत्री विभाजन करती है तो यहाँ पे आपकी 4 कोशिकाएं बनती हैं। 4 कोशिकाएं इस तरह से बन जाती हैं अर्धसूत्री विभाजन के बाद, और ये चारों कोशिकाएं एक साथ इस तरह से रहती हैं। ये 4 कोशिकाएं जो हैं इनको बोलते हैं हम लघु बीजाणु। क्या बोलते हैं इनको, इनको बोलते हैं हम लघु बीजाणु। लघु बीजाणु होते हैं जैसे ही हमारा पराग कोष परिपक्व होता है, परिपक्व का मीन्स होता है यंग, जवान, तो परिपक्व होता है तो ये चारों जो हमारे लघु बीजाणु होते हैं वो अलग हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं और ये कन्वर्ट हो जाते हैं, बदल जाते हैं, ये बदल जाते हैं पराग कण में। किसमें बदल जाते हैं, पराग कण में ये यहाँ पे बदल जाते हैं। तो इस तरह से होता है, ये सभी बदल जाएंगे, चारों के चारों यहाँ पे परागकण में बदल जाएंगे। तो इस तरह से होता है क्या, लघु बीजाणु जनन। सिंपल में हम इसको लिख सकते हैं, क्या होता है, लघु बीजाणु धानी की जो कोशिकाएं होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं बोलते हैं। उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात 4 क्या बनते हैं, 4 लघु बीजाणु बनते हैं। और जब परागकोश हमारा परिपक्व होता है तो यही लघु बीजाणु पराग कण में बदल जाते हैं। तो फिर आपके लिए मैंने यहाँ पे फैसिलिटी के लिए लगाया हुआ है, आपको ऐसे लिखना है। सिंपल में आपको समझना है, फिर आपको लिख देना अपनी लैंग्वेज में। देखो मैंने ऐसे लिखा है, आप और भी इसे सिंपल में अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। तो अपनी लैंग्वेज का यूज करना है, ऐसे नहीं कि आप इसको रट के जाओ, इसको रटो फालतू में, नहीं, रटना बिल्कुल नहीं है। सिंपल में समझो, अपनी लैंग्वेज में लिख दो, बात खत्म। अब हम देखने वाले हैं पराग कण लघु बीजाणु की संरचना को। अगर हम बात करें, अभी हमने देखा था लघु बीजाणु जनन, तो वहां तक प्रोसेस आपको समझ आ गया। बस अब परागकण की संरचना हमको देखनी है, प्रोसेसिंग आपने समझ लिया होगा। क्या हुआ था, आपके पास यहाँ पे
4 लघु बीजाणु बने थे। इस तरह से यहाँ पे 4 लघु बीजाणु बने थे और ये जब परागकोश परिपक्व हो गया था तो ये चारों लघु बीजाणु क्या हो गए थे, अलग हो गए थे और ये कन्वर्ट हो गए थे किसमें, पराग कण में। किसमें कन्वर्ट हो गए थे, पराग कण में। जब हमारा पराग कण परिपक्व होता है, परिपक्व का मीन्स यंग जवान होता है, तो क्या होता है इसमें यहाँ पे एक तो होती है इसमें नॉर्मल परत। नॉर्मल परत सभी पादप कोशिकाओं में होती है सेलुलोज और पैक्टिन की, तो यहाँ पे भी एक नॉर्मल परत होती है सेलुलोज और पैक्टिन की। उसके बाद यहाँ पे इसके बाहर एक परत और बन जाती है। इसके बाहर क्या होता है, एक परत और इस तरह से बन जाती है। तो यहाँ पे परागकण में अगर बात करें तो 2 परतें यहाँ पे होती हैं। अगर हम बात करें जब ये परागकण परिपक्व होता है तो इसमें 2 कोशिकाएं होती हैं। एक छोटी कोशिका होती है जो जनन कोशिका होती है और एक बड़ी कोशिका होती है ये जो कायिक कोशिका होती है। तो ऐसी होती है परागकण की संरचना। अब हमने देख लिया कि परागकण की संरचना कैसी होती है। जो हमारी बाहर वाली जो परत होती है उसको बोलते हैं बाह्य चोल, जो अंदर वाली परत होती है उसको बोलते हैं अंतचोल। अंतचोल होती है और ये बाह्य जो परत होती है, बाह्य चोल जो होती है वो किसकी बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन की बनी होती है। स्पोरोपोलिनिन जो होता है ऐसा पदार्थ होता है कि इस पे बाह्य वातावरण का कोई असर नहीं होता है, कोई बाह्य कारक इसको नहीं गला सकता है, इसलिए परागकण लंबे समय तक टिके रहते हैं। तो यहाँ पे इसका हमने रीजन भी बता दिया। अंदर वाली परत जो होती है अभी मैंने बताया था जैसे सब में होती है ऐसी इसमें होती है, पैक्टिन और सेलुलोज की बनी होती है। ये तो कोई नई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एक इसमें छिद्र पाया जाता है। एक इसमें क्या पाया जाता है, छिद्र पाया जाता है, जिसमें से क्या होते हैं, जिसमें से नर युग्मक निकलकर बाहर जाते हैं पराग नली में। इसको बोलते हैं जनन छिद्र। अब यहाँ पे देखो सब में ये जो स्पोरोपोलिनिन होती है लेकिन जनन छिद्र पर ये नहीं होती है। तो इस तरह से ये थी हमारे एक परिपक्व परागकण की संरचना। तो पहले क्या होता है, पहले ये लघु बीजाणु होता है, उसके बाद ये कन्वर्ट होता है किसमें, परागकण में। जब परागकण परिपक्व होता है तो 2 कोशिकीय अवस्था होती है, उसमें 2 कोशिकाएं होती हैं। तो ये था इस तरह से आपका परागकण। अब हम बात करने वाले हैं बीजांड संरचना, या इसको हम गुरु बीजाणुधानी भी बोलते हैं। तो हम देखने वाले हैं बीजांड की संरचना या गुरु बीजाणुधानी की संरचना, जैसे अभी हमने लघु बीजाणुधानी की संरचना देखी थी। अगर हम बात करें बीजांड की तो बीजांड होता कहां पे है, तो हमने अभी देखा था जो स्त्री केसर था, क्या था, स्त्री केसर जो था, इस तरह से यहाँ पे हमने उसकी संरचना देखी थी। 3 पार्ट देखे थे, वार्तिकाग्र, वार्तिका और अंडाशय। तो ये जो होता है ये अंडाशय में होता है। तो मैं आपको बनाकर भी दिखा सकता हूं कि जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये अपना क्या है, ये अपना अंडाशय है, ये अपना अंडाशय इस तरह से, और ये ऊपर को ऐसे, अब मैं इसको रख कर देता हूं आपको समझाने के लिए। ये अपना अंडाशय है और इस तरह से ये ऊपर को निकल गया, वार्तिका होगी फिर वार्तिकाग्र होगी। तो इस तरह से ये किसके अंदर होता है, अंडाशय के अंदर होता है। अगर हम बात करें तो ये अंडाशय से यहाँ पे जुड़ा रहता है, ये अंडाशय से यहाँ पे जुड़ा रहता है। जिस डंठल से ये हमारा अंडाशय से जुड़ा रहता है उसे बोलते हैं बीजांड वृंत। वृंत का मीन्स ये होता है डंठल। क्या होता है इसका मीन, डंठल होता है, तो इसका मीन्स ही डंठल होता है। तो ये हो गया बीजांड वृंत। अब अगर हम बात करें यहाँ पे
तो आपको यहाँ पे इस तरह से ये लेयर दिख रही है, ये लेयर दिख रही है इस तरह से, ये लेयर आपको इस तरह से दिख रही है। ये लेयर आपको शायद यहाँ पे ये इस तरह से लेयर दिख रही है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये होता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको दो लेयर दिख रही है, दो लेयर दिख रही हैं। ये एक या दो हो सकती है। ये है आवरण। क्या है, ये है आवरण। आवरण का मीन्स तो जानते हैं, जैसे हम कपड़े पहन रहे हैं तो ये हमारी क्या है, आवरण है, कवर है। तो यहाँ पे एक या दो क्या होते हैं, यहाँ पे होते हैं आवरण। ठीक है, तो बीजांड के ये आवरण है। अब अगर हम बात करें, आपको अंदर ये दिख रहा है कोशिकाओं का समूह, कोशिकाओं का समूह दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं हम बीजांड काय। बीजांड काय का मीन्स ये जो बीजांड है ये इसकी काया है, शरीर है, बॉडी है। तो बात समझ आई। यहाँ पे ये हुआ बीजांड ग्रंथ, बीजांड का डंठल जिससे ये जुड़ा है। उसके बाद यहाँ पे आपको दो या एक आवरण देखने के लिए मिलेगा। तो ये क्या है, ये बीजांड आवरण है, बीजांड आवरण है। उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर जो कोशिकाओं का समूह आपको देखने को मिलेगा वो बीजांड की काया है। और बीजांड की काया के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है यहाँ पे आपको भ्रूण कोश। तो इस तरह से ये संरचना होती है। ये जो इसका भाग होता है इसको बोलते हैं बीजांड द्वार। द्वार का मीन्स तो आप जानते हो, दरवाजा, गेट, जहां से यहाँ पे आया जाया जाता है। तो ये डायग्राम है, ये थोड़ा हल्का गलत बना हुआ है, इस तरह से होता है और ये इस तरह से होता है और यहाँ पे जगह होती है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया बीजांड द्वार। इसके जस्ट विपरीत वाला भाग जो होता है इसको बोलते हैं निभाग। शायद आपको ये समझ आया होगा। अब हम देखने वाले हैं कि आपको इसको लिखना कैसे है। अब देखिए यहाँ पे सब लिख रखा है, ये अंडाशय में होता है और कैसे कैसे सब कुछ लिख रखा है। अब हमने समझ लिया। अब आप इसे और इजी अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। यहाँ पे रटना बिल्कुल नहीं है। देखो क्या है, बीजांड ग्रंथ है, अध्या आवरण या बीजांड आवरण है, उसके बाद बीजांड काय है, उसके बाद यहाँ पे भ्रूण कोश है। तो ये यहाँ पे हमने देखा है इसकी संरचना को। अब आगे हम बात करने वाले हैं। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पे आवृतबीजी पौधों में मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूण कोश के विकास पर, कि भ्रूण कोश का विकास कैसे होता है। तो आपने अभी देखा था बीजांड की संरचना, और बीजांड के अंदर ही हमने देखा था क्या था, भ्रूण कोश। उसका विकास अब हम समझने वाले हैं। अगर हम बात करें जो बीजांड काय था, मैं ओनली बीजांड काय बना रही हूं। अभी आपने देखा था यहाँ पे दो आवरण थे इस तरह से और ग्रंथ था, वो आपने देखा है। अब मैं बीजांड काय बनाता हूं ओनली। तो बीजांड काय में क्या होता है, बीजांड काय में बहुत सारी कोशिका होंगी, इस तरह से बहुत सारी कोशिकाएं बीजांड काय के अंदर होंगी। इसमें से क्या होता है, इसमें एक कोशिका मिडिल में, एक कोशिका मिडिल में अपने साइज में थोड़ी बढ़ जाती है, इस तरह से अपने साइज में थोड़ी बढ़ जाती है। अब मैं इसको बाहर बनाता हूं, तो ये कोशिका थोड़ी अपने साइज में बढ़ जाती है। क्लियर। अब ये क्या करती है, ये करती है आपका अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन करने के बाद इससे 4 गुरु बीजाणु बनते हैं, गुरु बीजाणु बनते हैं यहाँ पे। अब होता क्या है, इसमें से 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं और एक गुरु बीजाणु रह जाता है। यहाँ पे 3 गुरु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं और एक गुरु बीजाणु रह जाता है जो आगे विकास करता है। अगर हम बात करें ये गुरु बीजाणु जब विकास करता है तो इसमें मुक्त केंद्र की विभाजन होता है। मुक्त केंद्र की मीन्स लगातार इसका केंद्रक विभाजित होता है कितनी बार होता है हम देखने वाले हैं। जब यहाँ पे समसूत्री विभाजन होता है तो 2 केंद्रक बनते हैं,
फिर यहाँ पे एक और समसूत्री विभाजन होता है तो 2 केंद्रक से 4 केंद्रक बनते हैं। फिर एक और समसूत्री विभाजन होता है तो यहाँ पे इनसे 8 केंद्रक बनते हैं। कितने केंद्रक बनते हैं? 8 केंद्रक बनते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे 8 केंद्रक बन जाते हैं। अब होता क्या है, यहाँ पे 3 केंद्रक, यहाँ पे और यहाँ पे 3 केंद्रक, यहाँ पे 2 केंद्रक बीच में होते हैं। इस तरह से 1 2 3 एंड 1 2 3 एंड 1 2, इस तरह से ये होते हैं। अब क्या होता है, अब उसके बाद इन पर कोशिका भित्ति आ जाती है। जब कोशिका भित्ति आ जाती है तो यहाँ पे अपनी 3 कोशिकाएं बन जाती हैं 3 केंद्रक से। यहाँ पे भी अपनी 2 कोशिकाएं बन जाती हैं और ये 1 कोशिका बन जाती है। तो यहाँ पे भी कितनी कोशिकाएं बन जाती हैं? 3 कोशिकाएं बन जाती है। और ये है अपनी यहाँ पे बड़ी कोशिका। ये है अपनी क्या? यहाँ पे बड़ी कोशिका। तो यहाँ पे हमने देखा कितनी कोशिकाएं हो गई? 3 कोशिका। ये इनको बोलते हैं प्रतिविषयांत कोशिकाएं। प्रतिविषयांत कोशिका का ये समूह है। तो ये प्रतिविषयांत कोशिकाएं होती हैं। यहाँ पे ये जो 2 कोशिका है साइड में, इसको बोलते हैं सहायक कोशिका। क्या बोलते हैं? सहायक कोशिका। और ये बीच में जो होती है उसे बोलते हैं अंड कोशिका। क्या बोलते हैं? अंड कोशिका। इस तरह से। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ये 2 केंद्रक बचे हैं, इनको बोलते हैं ध्रुवीय केंद्रक। क्या बोलते हैं इसको? ध्रुवीय केंद्रक बोलते हैं। कहने का मीन्स ये है, यहाँ पे हमें 3 और 3 6 कोशिकाएं और एक ये बड़ी कोशिका, 7 कोशिकाएं मिलती हैं। ये कौन सी कोशिका अपने पास? ये एक बड़ी कोशिका है। तो 7 कोशिकाएं, 8 केंद्रक यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है। अब इनको 2 सहायक कोशिकाओं को, एक अंड कोशिका को हम अंड समुच्चय भी कहते हैं। तो यहां तक आपको समझ आया होगा। इस तरह से जो विकास होता है वो विकास होता है भ्रूण कोश का। भ्रूण कोश का इस तरह से विकास यहाँ पे होता है और आप इसको देख सकते हैं और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जो प्रोसेसिंग चलता है यहाँ पे वही हम अपनी लैंग्वेज में लिख देते हैं। तो ये कुछ भी नहीं रटना, बस आपको ये देख लेना है। शायद आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं परागण की। परागण क्या होता है? अगर हम बात करें परागण की तो आपको ये तो कंफर्म हो गया कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे परागकोश के अंदर परागकण बनते हैं। अब अगर हम बात करें कि परागकोश से परागकणों का वार्तिकाग्र तक जाना, वार्तिकाग्र तक जाना यही कहलाता है परागण। परागण क्या है? परागकणों का परागकोश से वार्तिका तक जाना परागण कहलाता है। अब ये परागण 2 तरह का हो सकता है। स्वयं परागण, स्वयं का मतलब होता है स्वयं, और पर का मीन्स होता है पराय। तो स्वयं परागण भी हो सकता है और पर परागण भी हो सकता है। स्वयं का मतलब स्वयं उसी फूल के अंदर अगर हो गया तो स्वयं परागण। पर परागण मीन्स पराय दूसरे फूल के साथ परागण हुआ तो पर परागण। अगर यहाँ पे इसी फूल के अंदर इसी परागकोश का परागकण इसी वार्तिकाग्र पर पहुंच जाए तो स्वयं परागण, क्योंकि स्वयं इसी के अंदर हुआ है। अगर इसका परागकण इसकी वार्तिकाग्र तक पहुंच जाए, मीन्स दूसरे पराय पुष्प की वार्तिकाग्र तक पहुंच जाए, तो इसको बोलते हैं पर परागण। तो यहाँ पे दोनों को लिख रखा है, परागण क्या होता है और पर परागण और स्वयं परागण क्या होता है। यहाँ पे अब आपको ये समझ आया होगा। स्वयं परागण यहाँ पे लिख रखा है, अब आप इसको डेफिनेशन कर सकते हैं। अब स्वयं परागण के लाभ क्या क्या होते हैं। अब देखो, स्वयं परागण कम खर्च का होता है। कम खर्च का मीन्स दूसरे पुष्प पे थोड़ी जाना है, वहीं के वहीं गिरना है, तो बात खत्म। यहाँ पे खर्चे का मतलब पैसे नहीं है, यहाँ पे खर्चे का मतलब है पुष्प को क्या खर्चा करना पड़ रहा है। क्योंकि पर परागण करते हैं अगर कीटों से पर परागण होता है। क्या होता है? कीटों से पर परागण होता है। पौधे
बड़े बड़े पुष्प बनाएंगे, बड़े बड़े पुष्प बनाएंगे जिससे कीटों को वो पुष्प दिखाई दे और कीट उनके पास आए। जब बड़े बड़े पुष्प बनाएंगे पौधे तो उनकी एनर्जी ज्यादा लगेगी। रंगीन भी बनाएंगे, कलरफुल बनाएंगे जिससे देखकर वो आए, तब एनर्जी और ज्यादा लगेगी। और सीधी सी बात है, मकरंद भी वो प्रोवाइड कराते हैं कीटों को, तो उसमें बनाने में भी एनर्जी लगती है। तो इस खर्च की बात चल रही है। स्वयं में कराएगा, कीटों की जरूरत ही नहीं, सीधी सी बात है, किसी की कोई जरूरत नहीं, ना पुष्प बड़ा बनाना, ना यहाँ पे मकरंद देना, ना कलरफुल बनाना, कुछ दिक्कत ही नहीं, वहीं के वहीं हो जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे खर्चे की ये बात चल रही है। तो इसमें क्या होता है, खर्चा कम लगता है, इसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम का मीन्स, माध्यम आप जानते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कुछ तो चाहिए होगा माध्यम, तो इसमें तो कोई माध्यम ही नहीं लगता। यहाँ पे देखो, इसमें पौधों की शुद्धता बनी रहती है, ये पॉइंट समझने वाला है। जब उसी पुष्प का परागकण उसी पुष्प की वार्तिक काग्र पर गया है तो दोनों का डीएनए क्या है, सेम है। तो यहाँ पे बिल्कुल शुद्ध डीएनए वही रहेगा जो इस पुष्प का है। दूसरे के साथ करता तो हो सकता है थोड़ा डिफरेंस हो जाता। तो ये है समझने वाला पॉइंट। उसके बाद आता है, इसमें पुष्प का सुगंधित, आकर्षित, रंगीन होना आवश्यक नहीं है। अभी मैंने बताया था, सुगंध क्यों उत्पन्न कर रहे हैं, कीट आए उन्हें लेने के लिए। आकर्षित क्यों, कीट आए, तो ये हमने समझ लिया। तो इनको रटना बिल्कुल भी नहीं है, बस समझ लेना है। दूसरा हम बात करें स्वयं परागण की हानि। पहला है, इनमें नए लक्षणों का विकास नहीं होता। देखो, नए लक्षण का मीन्स, जैसे आदि मानव थे, अब अपने हैं, तो क्या है, अपनों में विकास हुआ है। विकास कब होता है, जब डीएनए में चेंज होता है। और अभी हमने समझा था, जब उसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प की वार्तिक काग्र पर जाएंगे तो डीएनए बिल्कुल सेम रहेगा। और डीएनए जब सेम रहेगा तो यहाँ पे विकास होगा नहीं, क्योंकि विकास होने के लिए डीएनए में चेंज चाहिए, तो यहाँ पे विकास होने के चांसेस नहीं होंगे। और विकास होना, डेवलपमेंट होना जरूरी है, आप भी जानते हो, ये तो सिंपल सी बात है। दूसरा है, पौधे पीढ़ी दर पीढ़ी कमजोर होते जाते हैं। सीधी सी बात है, विकास ही नहीं होगा तो कमजोर होते ही जाएंगे, तो डेवलपमेंट रुक जाता है। इसमें बीज जल्दी पकते नहीं है, सब विकास की प्रॉब्लम है। और इसमें फल अक्सर छोटे होते हैं। मेन यहाँ पे पॉइंट आ गया, यहाँ पे डिफरेंस डीएनए नहीं होगा तो यहाँ पे डेवलपमेंट, विकास नहीं होगा। और लगातार वही डीएनए वही डीएनए वही डीएनए से उसका सब कुछ बिगड़ जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं पर परागण को। मैं समझा चुका हूं पर परागण क्या होता है। अब यहाँ पे बात करें, दूसरे में जाएगा, दूसरे में जाएगा तो सबसे पहले उसे ले जाने के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत होगी। माध्यम का मीन्स कोई ना कोई लेके तो जाएगा, डाकिया, जैसे अपना लेटर कोई डाकिया लेके जाता है, उसी तरह से कोई ना कोई तो लेके जाएगा। जैसे कीट लेके जाएंगे, जो सबसे अच्छे बड़े फल होते हैं वो होते हैं जो कीटों द्वारा परागित किए जाते हैं, क्योंकि कीटों को आकर्षित करने के लिए बड़े बड़े पुष्प बनाए जाते हैं पौधों के द्वारा। बड़े बड़े पुष्प बनाए जाएंगे, बड़े बड़े फल आएंगे, सीधी सी बात है, सुगंधित पुष्प बनाए जाएंगे, सुगंधित फल आएंगे। तो यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे पर परागण की, जो कीटों द्वारा होता है, तो वहां पे भाई क्या होता है, बने फल क्या होंगे, बड़े होंगे और सुगंधित होंगे। नेक्स्ट है, इनमें नए लक्षणों का विकास होता है। अभी हमने बात की थी, दोनों पौधे डिफरेंट हैं, जब दोनों पौधे डिफरेंट हैं तो उनके डीएनए में डिफरेंट होगा, जब डीएनए में डिफरेंट होगा तो सीधी सी बात है, विकास भी होगा। इससे बने पौधों की रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। देखो, ये सब बातें एक ही चीज पर डिपेंड करती है। यहाँ पे विकास नहीं होता तो सब कुछ बिगड़ जाता है, यहाँ पे विकास होता है तो सब कुछ सुधर जाता है, बात खत्म। देखो, यहाँ पे भी उपज अधिक होती है, वही डेवलपमेंट के कारण होती है। इस तरह से आप इनको समझ सकते हैं, रटना बिल्कुल भी नहीं। अब हम बात करने वाले हैं पर परागण की हानियों की। तो यहाँ पे देखो, इसके लिए परागकण अधिक खर्च होते हैं, ये बात तो क्लियर है। जब दूसरे पे जाएंगे तो भाई वहां पे जाने के लिए ज्यादा परागकण भेजने पड़ेंगे, क्या पता गए या नहीं गए। अगर वहीं पे गिरना है तो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर ही पराग कोश है और नीचे वार्तिकाग्र, वहीं पे गिर जाएगा,
तो निषेचन होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। अब दूसरे पुष्प पर जाना है तो ज्यादा तो भेजने इसलिए पड़ेंगे, क्या पता पहुंचा या नहीं पहुंचा। तो यहाँ पे ये वाली बात सिंपल है। पर परागण के लिए पुष्प का चटक रंग होना चाहिए, अभी मैंने बताया था। अगर कीटों से होना तो आकर्षित करने के लिए एकदम चटकीला कलर होना चाहिए। इसमें पुष्प के आकर्षक मकरंद युक्त होने के लिए अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती है, अभी मैंने बताया था। पौधा मकरंद बनाएगा, एनर्जी तो लगेगी। बड़े बड़े पुष्प बनाएगा, एनर्जी तो लगेगी। सुगंध बनाएगा, एनर्जी तो लगेगी। कलरफुल बनाएगा, एनर्जी तो लगेगी। तो ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, सीधी सी बात है। अब पर परागण के लिए पुष्प को माध्यम पर निर्भर रहना पड़ता है, वो तो रहना पड़ेगा भाई, दूसरे तक जाना है तो सीधी बात है, कोई तो लेके जाएगा। तो ये था, ये सिंपल सिंपल सी बातें आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब हम बात करने वाले हैं भ्रूणपोष की। भ्रूणपोष क्या होता है? अभी हमने देखा था, यहाँ पे 2 सहायक कोशिकाएं थी, पृथ्वी विषयांत कोशिकाएं थी, 2 केंद्रक इस तरह से थे, एक अंड कोशिका थी। अब जब निषेचन होता है, निषेचन होता है सीधी सी बात है, तो यहाँ पे युग्मक आते हैं। एक युग्मक यहाँ पे जो 2 ध्रुवीय केंद्रक होते हैं उनके साथ निषेचन करता है और एक इस अंड कोशिका के साथ निषेचन करता है। निषेचन के पश्चात ये वाली कोशिकाएं तीनों और ये दोनों कोशिकाएं समाप्त हो जाती हैं और हमारा स्ट्रक्चर कुछ निषेचन के पश्चात ऐसा दिखता है, ऐसा दिखता है। अब ये जो अंड कोशिका निषेचन के बाद ये बना लेती है क्या? भ्रूण। ये क्या बनाती है? ये भ्रूण बनाती है, ये भ्रूण बनाती है। और यहाँ पे ये जो हमारी त्रिगुणित कोशिका है, तो ये क्या बनाती है? ये बनाती है भ्रूण पोष, भ्रूणपोष बनाती है, भ्रूणपोष बनाया इसने। अब देखो ये क्या होता है, भ्रूणपोष जो होता है, पोष का मीन्स देखो यहाँ पे, पोष का मीन्स पोषण। अब पोषण, अब ये जो भ्रूणपोष होता है ये वृद्धि कर रहे भ्रूण को पोषण देता है, ये पोषण देता है। अब ये जो डेवलपमेंट करता है, ये डेवलपमेंट जो करता है, ग्रोथ जो करता है, वो कई टाइप से करता है, कई टाइप से करता है। कभी कभी क्या होता है, इसके केंद्रक लगातार विभाजित होते रहते हैं, 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 ठीक। तो यहाँ पे इस टाइप का भी हमारे पास भ्रूणपोष होता है। दूसरे टाइप का भ्रूणपोष ऐसा होता है, ये जो कोशिका है ये विभाजन करती है, ये विभाजन करती है, तो इससे नई कोशिकाएं बनती हैं, नई कोशिकाएं बनती हैं। तो 2 तरह से यहाँ पे देखने को मिलता है। तीसरा जो टाइप आता है वो इन दोनों के बीच का होता है। तो शायद आपको समझ आया होगा। देखो अगर समझ नहीं आया तो मैं ऐसे समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या ये कोशिका है, ये इस तरह से, तो इसके ओनली और ओनली क्या करेंगे, ये कोशिका ऐसी रहेगी, इसके केंद्रक इस तरह से विभाजन करते रहेंगे, विभाजन करते रहेंगे, विभाजन करते रहेंगे, इसमें केंद्र की केंद्र, केंद्र की केंद्रक हो जाएंगे। एक तो इस टाइप का होता है। दूसरा क्या होता है, जैसे ये हमारी त्रिगुणित कोशिका है, सीधी सी बात है, एक कोशिका थी, इससे क्या बन गई, इस तरह से कोशिकाएं आगे बनती जाएंगी। तो इस तरह से देखो ऐसे होता है। तो क्या होगा, इस तरह से कोशिकाएं बनती जाएंगी, तो एक तो कोशिकाएं बनती हैं और एक केंद्रक बनते हैं। तो इस तरह से हमारा भ्रूणपोष होता है। तो देखो यहीं पे ये लिख रखा है, यहाँ पे हमने बताया था, ये यहाँ पे लिख रखा है, तो आपको बस ये समझना और ये तो लिख ही दोगे आप, सीधी सी बात है। आप देखो यहाँ पे देखने वाले हैं हम क्या, भ्रूणपोष निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। एक मैंने अभी बताया था केंद्र के भ्रूणपोष, केंद्र के भ्रूणपोष में क्या होगा, लगातार केंद्रक विभाजन करेंगे 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 करेंगे, तो ये होता है केंद्र के भ्रूणपोष। ये आप आराम सिंपल में लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, भ्रूणपोष विकास में भ्रूणपोष केंद्रक बार बार विभाजन द्वारा स्वतंत्र रूप से बहुत से केंद्रक बनाता है। तो इसी तरह से आपको यहाँ पे लिख देना है, सिंपल। अब देखते हैं हम दूसरा टाइप। अगर हम बात करें दूसरे टाइप की, अभी मैंने बताया था कोशिकीय भ्रूणपोष, इसमें क्या बनेगी, लगातार विभाजन होकर कोशिकाएं बनेंगी। और तीसरा है हमारा दोनों का इनका मिक्सचर, तो ये होता है भ्रूणपोष और भ्रूणपोष के टाइप। अब हम बात करने वाले हैं, अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, इस तरह से ये टिप्पणियां कुछ लिखने आती है, बहुभ्रूणता, कृत्रिम परागण, असंजनन, द्वय निषेचन। अब देखो बहुभ्रूणता, बहु का मीन्स बहुत से, भ्रूण का मीन्स भ्रूण। अभी हमने देखा था कितने भ्रूण थे, एक ही भ्रूण दिखा था हमें, अभी मैंने बताया था निषेचन हो जाएगा तो ये क्या बना लेगा, भ्रूणपोष बना लेगा, ये भ्रूण बना लेगा, तो एक ही भ्रूण दिखा था। अब ऐसा भी होता है
कि एक ही बीजांड के अंदर एक से ज्यादा भ्रूण होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, बहु का मीन्स बहुत से, भ्रूण का मीन्स भ्रूण, तो बहुत से भ्रूण, तो सीधी सी बात ये होती है बहु भ्रूणता। रटा मत करा करो, बस पॉइंट को समझा करो। कृत्रिम परागण की, कृत्रिम परागण, यहाँ पे अभी जो प्रोसेसिंग समझा था, डायरेक्टली जाता है वो परागकण वार्तिकाग्र पर, फिर निषेचन होता है, तो ये तो था नेचुरल, नेचुरल। एक होता है कृत्रिम, कृत्रिम में क्या करते हैं, कृत्रिम का मीन्स हम कराते हैं, उसको हम कराते हैं। तो यहाँ पे होता इस तरह से है, होता इस तरह से है, ये है यहाँ पे, यहाँ पे ये देखो। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम ऐसा करते हैं कि हमें कृत्रिम कराना है, तो हम अपनी मर्जी के परागकण यहाँ पे डालेंगे। जब अपनी मर्जी के परागकण डालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको काटना पड़ेगा। इसको क्यों काटना पड़ेगा, इसे नहीं काटेंगे तो सीधी बात है इसके परागकण इस पर आ सकते हैं। इसको काट देंगे, काटने के बाद क्या करेंगे, इसको हम कवर कर देंगे, ढक देंगे, कहीं किसी दूसरे से पुष्प से कोई परागकण इस पर आकर निषेचन ना कर ले। तो इनको काटेंगे, फिर इसको ढक देंगे, फिर हम अपनी मर्जी के परागकण लाएंगे और इस पर डालेंगे, इसकी वार्तिकाग्र पर, फिर इसको बंद कर देंगे, हो जाएगा हमारा यहाँ पे कृत्रिम परागण। अब देखो यहाँ पे ये लिखा है, देखो इस प्रक्रिया में सर्वप्रथम जिस भी पुष्प में परागण कराना होता है उसमें से पुष्प के नर भाग को काटकर निकाल देते हैं, देखो निकाल देते हैं, मैंने बताया था, तथा पुष्प को एक थैली से ढक देते हैं, मैंने बताया था क्यों ढक देते हैं, कहीं दूसरा ना आकर गिर जाए इस पे। इसके बाद मनुष्य अपनी इच्छा अनुसार उसी जाति के पुष्प के परागकण को पुष्प के वार्तिकाग्र पर छिड़कता है, मैंने बताया था लाकर छिड़क देते हैं, फिर थैली से ढक देता है, फिर थैली से बंद कर देता है, बात खत्म, सिंपल सी बात है। अब हम बात करने वाले हैं द्विनिषेचन। इसका मीन्स क्या होता है, द्वि का मीन्स होता है दो, और भाई निषेचन का मीन्स होता है युग्मकों का मिलना। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे हम बात करने वाले हैं द्विनिषेचन की। यहाँ पे दो निषेचन होंगे, कैसे, देखो जब यहाँ पे परागकण आता है, परागकण आता है यहाँ पे, तो यहाँ पे दो नर युग्मक बनते हैं, पराग नली की हेल्प से ये इस तरह से इसमें आ जाते हैं परागकोश के अंदर, और ये यहाँ पे जाते हैं सहायक कोशिका में, सहायक कोशिका में यहाँ पे पहुंच जाते हैं, इस तरह से पहुंच जाते हैं। तो एक केंद्रक तो सहायक कोशिका से अंड कोशिका में आ जाता है, और एक जाकर यहाँ पे दो ध्रुवीय केंद्रक जो होते हैं उनके साथ निषेचन करता है। तो एक अंड कोशिका के साथ निषेचन, और एक जो यहाँ पे केंद्र में दो केंद्रक थे ध्रुवीय केंद्रक, उनके साथ निषेचन करता है। तो यहाँ पे कितने निषेचन हो रहे हैं, दो निषेचन, तो इसे बोल दिया दोहरा निषेचन, तो बात खत्म। तो इस तरह से आपको यहाँ पे किसी भी पॉइंट को रट के नहीं करना है, आपको समझ समझ के करना है। इसी तरह से ये तीन सिंपल सी डेफिनेशन है, आप इनको समझने की कोशिश करना। मैं देखता हूं कि कितना इफेक्ट आप पर इस क्लास का हुआ है। नेक्स्ट चैप्टर हम करने वाले हैं मानव जनन। अब हम सेकंड चैप्टर को देखने वाले हैं मानव जनन। सबसे पहले हम देखने वाले हैं नर जनन तंत्र को। यहाँ पे आपको कोई भी लाइन बिल्कुल भी याद नहीं करनी है, रटनी नहीं है, समझना है और उसको लिखना है। हम आपकी फैसिलिटी के लिए यहाँ पे क्वेश्चन भी लगा के लाए हैं, जिससे आपको ये आइडिया रहे कि ये बोर्ड एग्जाम में किस तरह से आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले बात करने वाले हैं हम नर जनन तंत्र की। नर जनन तंत्र को देखने वाले हैं, यहाँ पे आपको समझना है, उसके बाद यहाँ पे आपको लिखना है। ये कोई भी लाइन आपको बिल्कुल नहीं रटनी है। यही होता है बायोलॉजी को पढ़ने का एक्सपर्ट तरीका। अगर हम बात करें सबसे पहले नर जनन तंत्र की, कि नर जनन तंत्र होता क्या है, तो सबसे पहले हमारा ये भाग होता है, ये भाग होता है वक्षीय भाग। उसके बाद जो नीचे वाला पेट वाला भाग होता है वो भाग होता है हमारा उदर भाग, और उसके नीचे जो भाग होता है वो होता है श्रोणि भाग। तो हमारा जो नर जनन तंत्र होता है वो हमारे शरीर के श्रोणि भाग में
स्थित होता है। उसके बाद हम देखें यहाँ पे नर जनन तंत्र में दो वृषण होते हैं, एक वृषण ये है और एक वृषण ये है। तो यहाँ पे दो वृषण होते हैं, मीन्स एक जोड़ी वृषण होते हैं। तो यहाँ पे एक जोड़ा वृषण होता है। तो ऐसे आपको समझ के लिखना है, कोई भी पॉइंट हटना नहीं है। उसके बाद हम बात करें वृषण के अंदर शुक्राणु बनते हैं। उसके बाद वृषण जालिका से होते हुए शुक्र वाहिका में पहुंचते हैं। उसके बाद अधिवृषण में पहुंचते हैं। उसके बाद अधिवृषण से होते हुए शुक्र वाहक और शुक्र वाहक के बाद ये शुक्राशय में पहुंच जाते हैं। शुक्राशय की नली और शुक्र वाहक दोनों मिलकर स्खलन वाहिनी बनाती हैं। आगे ये मूत्र मार्ग में खुलती है। तो इस तरह से यहाँ से जो हमारी शुक्राणु को ले जाने वाली नलियां हैं उन सबको बोलते हैं सहायक नली, क्योंकि वो नलियां शुक्राणु को ले जाने में सहायता करती हैं, इसलिए उसको बोलते हैं सहायक नली। तो आपको यहाँ पे सहायक नलियां दिख रही हैं और यहाँ पे भी सहायक नलियां दिख रही हैं, दोनों सेमी होते हैं, तो इनको बोलते हैं हम सहायक नलियां। तो इसमें क्या होती हैं, सहायक नलियां होती हैं। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे ग्रंथियों की, तो यहाँ पे शुक्राशय भी ग्रंथि की तरह काम करता है, प्रोस्टेट और कंदमूत्रपथ ग्रंथि। तो यहाँ पे तीन तरह की ग्रंथियां यहाँ पे पाई जाती हैं। तो इसमें ग्रंथियां भी होती हैं और साथ में यहाँ पे ग्रंथियां होती हैं। उसके बाद हम देखें सबसे बाहर ये होता है शिशन। तो इसमें बाह्य जननेंद्रियां भी होती है जिसे हम शिशन बोलते हैं। तो ये पार्ट हमारे होते हैं यहाँ पे नर जनन तंत्र में। तो आपको कोई भी लाइन नहीं रटनी है, आपको समझ के लिखना है अच्छे से। अब हम बात करने वाले हैं वृषण की संरचना की, कि वृषण की संरचना कैसी होती है। तो अभी हम देख चुके हैं नर जनन तंत्र में दो वृषण होते हैं और वृषण के ऊपर एक कवर होता है और कवर को बोलते हैं वृषण कोश। कोश का मीन्स होता है खाली जगह। तो यहाँ पे वृषण के ऊपर वृषण कोश होता है, इसका मीन्स वृषण कोश के अंदर होता है और दो यहाँ पे वृषण होते हैं और इन वृषणों के अंदर शुक्राणुओं का निर्माण होता है और यहाँ पे इन वृषण के अंदर एंड्रोजन नामक हार्मोन्स भी बनता है। तो आप चाहें तो आपको ज्यादा डीप में नहीं जाना तो आप इतना भी लिख सकते हैं। जिन बच्चों को थोड़ा डीप में जाकर समझना है उनको भी मैं समझाता हूँ। हमारे जो वृषण होते हैं, वृषण के अंदर वृषण पालिकाएं होती हैं। वृषण पालिकाओं का मीन्स वृषण कक्ष, मीन्स यहाँ पे कक्ष मीन्स कमरे, कोष्ठ होते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे वृषण पालिकाएं होती हैं और एक वृषण में इनकी संख्या जो होती है वो 250 होती है। अगर हम बात करें एक वृषण पाली की संरचना क्या होती है, तो यहाँ पे एक वृषण पाली को हमने यहाँ पे लगाया हुआ है। 250 वृषण पालियां होती हैं, उसमें से हमने एक को यहाँ पे लिया है आपको संरचना समझाने के लिए। अगर हम बात करें एक वृषण पाली की, तो वृषण पाली में 3 तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक वृषण पाली के अंदर 1 से 3 अति कुंडलित मीन्स घूमी हुई शुक्र जनक नालिकाएं पाई जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने 2 ली हुई है, तो इनको बोलते हैं हम शुक्र जनक नालिकाएं। शुक्र जनक नालिकाओं के अंदर 2 तरह की कोशिकाएं होती हैं। ये सबसे अंदर जो होती हैं इनको बोलते हैं सर्टोली कोशिका, ये शुक्राणुओं को पोषण देती हैं। उसके ऊपर जो आपको ये कोशिकाएं दिख रही हैं इनको बोलते हैं नर जन्म कोशिका या शुक्राणु जन। इनसे ही शुक्राणुओं का निर्माण होता है और इन नलियों के बीच में जो खाली जगह दिख रही है, अंतराल दिख रहा है, इसमें जो कोशिका होती है उन्हें बोलते हैं अंतराली कोशिका। तो इस तरह से हमारे वृषण के अंदर वृषण पालियां होती है और वृषण पाली के अंदर कुछ इस तरह की संरचना आपको देखने के लिए मिलेगी। तो जो ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहते वो इतना लिख देंगे, काम हो जाएगा, मार्क मिल जाएंगे। और जो डीप में जाना चाहते हैं तो आप इसके साथ इसको भी यहाँ पे ऐड करके लिख सकते हैं। तो पहला हुआ हमारा वृषण। उसके बाद हम बात करने वाले हैं अधिवृषण की। अधिवृषण क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए ये है अधिवृषण। अधिवृषण क्या है, आपको दिख रही है अधिवृषण जो है एक नली है और ये क्या है, मुड़ी हुई है, अति कुंडलित है
अतिकुंडलित है, बहुत ज्यादा इस तरह से राउंड राउंड मुड़ी हुई है। यहाँ पे होता क्या है, इस वृषण में शुक्राणु बनते हैं, उसके बाद ये शुक्राणु अधिवृषण में पहुंचते हैं और अधिवृषण में पहुंचने के बाद ये परिपक्व होते हैं। परिपक्व का मीन्स होता है यंग होते हैं, जवान होते हैं। तो ये हमारे वृषण की संरचना होती है, वृषण का कार्य होता है। तो यहाँ पे आप अधिवृषण के बारे में लिख सकते हैं, रटना कुछ भी नहीं है आपको। फिर उसके बाद बात करने वाले हम शुक्रवाहिनी की। शुक्रवाहिनी की, तो यहाँ पे देखो अधिवृषण के बाद यहाँ पे आपको एक नली दिख रही है जिसको बोल रहे हैं शुक्रवाहक। उसके बाद ये शुक्रवाहक यहाँ पे जाती है और ये होता है शुक्राशय। यहाँ पे दो शुक्राशय हैं, देखो ये शुक्राशय होता है। शुक्राशय से इस तरह से नली निकलती है और ये दोनों नली इस तरह से आगे मिलकर बनाती हैं आपकी स्खलन वाहिनी बनाती है। स्खलन वाहिनी बनाती है, फिर ये मूत्र मार्ग में खुल जाती है। इनको मिलाकर हम बोलते हैं शुक्र वाहिनी। शुक्र का मीन शुक्राणु और वाहिनी का मीन बहाकर ले जाने वाली। तो ये इस तरह से बन जाती है हमारी शुक्र वाहिनी। तो आपको शायद समझ आया होगा शुक्र वाहिनी क्या होती है। उसके बाद हम बात करें शुक्राशय की, तो यहाँ पे दो शुक्राशय आपको दिख रहे हैं, दो शुक्राशय दिख रहे हैं। यहाँ पे क्या होता है, वृषण के अंदर शुक्राणु का निर्माण होता है, उसके बाद ये अधिवृषण में परिपक्व होते हैं और परिपक्व होने के बाद ये शुक्रवाहक के द्वारा यहाँ पे शुक्राशय में पहुंच जाते हैं और यहाँ पे ये लंबे टाइम तक सुरक्षित रहते हैं और यहाँ पे इनको पोषण मिलता रहता है। तो ये हुआ हमारा शुक्राशय और आपको पता है ये थैली की तरह संरचना होती है। तो आपको यहाँ पे लिख देना है। तो ऐसे कुछ भी नहीं रटना है, आपको पॉइंट टू पॉइंट समझना है और पॉइंट टू पॉइंट लिखना है। अब आगे हम देखने वाले हैं, यहाँ पे ग्रंथियों के कार्य के, इन ग्रंथियों के कार्य क्या होते हैं। अगर हम बात करें शुक्राशय, प्रोस्टेट और कर्णमूत्र पत्र, इसको वल्वोयूरेथ्रल भी कहते हैं। तो इनका मेनली काम होता है शुक्र प्लाज्मा का निर्माण करना, शुक्र प्लाज्मा का निर्माण करना। शुक्र प्लाज्मा के अंदर जो होता है वो कैल्शियम होता है प्लस फ्रक्टोज होता है और इसके अंदर एंजाइम होते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि यहाँ पे तीनों ग्रंथियों का जो मेन काम होता है वो होता है शुक्र प्लाज्मा का निर्माण करना और शुक्र प्लाज्मा के अंदर कैल्शियम, फ्रक्टोज और एंजाइम पाए जाते हैं। तो मेनली इनका काम ये होता है। प्लाज्मा क्या होता है, प्लाज्मा जो होता है एक तरल होता है व्हाइट कलर का जिसमें शुक्राणु पाए जाते हैं। अब ये तो था इनका मेन काम। अब ये कुछ और कार्य भी करती है। अगर हम सबसे पहले बात करें प्रोस्टेट ग्रंथि की, तो प्रोस्टेट ग्रंथि आपको यहाँ पे दिख रही है। तो ये एक ही है लेकिन आपको खंड की तरह है तो लग रहे हैं दो है। एक ही यहाँ पे प्रोस्टेट ग्रंथि होती है और इसमें कई खंड पाए जाते हैं। ये मूत्र मार्ग में खुलती है। अब हम बात करें, ये जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है ये क्षारीय तरल निकालती है और ये क्षारीय तरल मूत्र मार्ग की अम्लता को नष्ट कर देता है, उसके प्रभाव को नष्ट कर देता है। तो ये भी इसका एक कार्य होता है। उसके बाद यहाँ पे आपको दो ग्रंथियां दिख रही हैं, इनको बोलते हैं कंदमूत्रपत्र ग्रंथि या वल्वोयूरेथ्रल। तो यहाँ पे ये दो ग्रंथियां होती हैं, इनका जो कार्य होता है ये एक चिकना तरल निकालती है। चिकने तरल से जो हमारा मूत्र मार्ग होता है उसमें भी चिकनापन रहता है, सेक्स रिलेशन के टाइम पर भी ये तरल हेल्प करता है। तो यहाँ पे ये कंदमूत्र पत्र ग्रंथि कार्य करती है। साथ में ये भी यहाँ पे क्षारीय पदार्थ निकालती है जिससे मूत्र मार्ग की अम्लता का प्रभाव नष्ट हो जाता है। तो इस तरह से हमने इनको समझा है ग्रंथियों को। अब सेशन यहाँ पे तो सिंपल है, ये क्या होता है, ये एक मसल संरचना होती है और ये त्वचा से ढका रहता है। यह एक मैथुन अंग है, संभोग के दौरान योनि में शुक्राणुओं को स्थानांतरित करता है। तो ये तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब उसके बाद हम देखने वाले हैं मूत्र वाहिनी को। तो ये मूत्र वाहिनी है जो मूत्राशय से निकलती है और ये मूत्र वाहिनी जो होती है शुक्राणु तथा मूत्र दोनों के लिए मार्ग होता है। तो ये था हमारा नर जनन तंत्र। इस तरह से आपको इसको समझ के पढ़ना है। अब हम देखने वाले हैं मादा जनन तंत्र को। अगर हम बात करें मादा जनन तंत्र की, मादा जनन
तंत्र की जो संरचना होती है वो कुछ इस तरह से होती है। अगर हम बात करें, यहाँ पे दो अंडाशय होते हैं, एक अंडाशय ये है और एक अंडाशय ये है। तो यहाँ पे एक जोड़ा अंडाशय का होता है, अंडाशय का एक जोड़ा होता है। उसके बाद यहाँ पे अंडाशय से, यहाँ पे अंडाशय से जुड़ी हुई आपको एक नली दिख रही है, ये अंडे को लेकर जाती है, मीन्स अंडे को बहाकर ले जाती है, इसलिए इसे बोलते हैं अंडवाहिनी। तो एक अंडवाहिनी इस साइड और एक अंडवाहिनी इस साइड, इसका मीन्स अंडवाहिनी का भी जोड़ा पाया जाता है। तो यहाँ पे एक जोड़ा अंडवाहिनी होती है। उसके बाद हम बात करें तो गर्भाशय यहाँ पे एक ही होता है, तो एक इसमें गर्भाशय होता है। उसके बाद हम यहाँ पे देखें तो गर्भाशय के नीचे होती है गर्भाशय ग्रीवा, और यहाँ पे जो खाली जगह होती है इसको बोलते हैं ग्रीवा नाल। तो यहाँ पे एक गर्भाशय ग्रीवा होती है, यहाँ पे नीचे एक वाजाइना होती है, तो यहाँ पे एक वाजाइना होती है और बाह्य जननेंद्रिय शामिल होती है। तो ये कुछ इस तरह की संरचना होती है मादा जनन तंत्र की। अब हम बात करने वाले हैं 1 by 1। अगर हम बात करें सबसे पहले अंडाशय की, कि अंडाशय क्या होता है, तो यहाँ पे दो अंडाशय होते हैं, दो अंडाशय यहाँ पे होते हैं, और ये उदर गुहा के निचले भाग में दोनों तरफ होते हैं। अभी मैंने बताया था पहले होता है वक्षीय भाग, फिर उसके नीचे आता है उदर भाग। तो यहाँ पे ये क्या होता है, ये एक जोड़ा अंडाशय का होता है जो उदर गुहा के निचले भाग में दोनों साइड में स्थित होता है। उसके बाद हम बात करें, यहाँ पे अंडाशय में जो निर्माण होता है वो अंडाणु का निर्माण होता है। साथ में ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स भी स्रावित करता है, मीन्स यहाँ पे स्रावित होते हैं, निकलते हैं। तो ये था अंडाशय और ये थे अंडाशय के कार्य। तो आप ऐसे सिंपल में इसको लिख सकते हो। फिर उसके बाद हम बात करने वाले हैं गर्भाशय की। अगर हम गर्भाशय की बात करें तो गर्भाशय यहाँ पे एक होता है। गर्भाशय में 3 परतें पाई जाती हैं। सबसे अंदर की ये लेयर होती है, उसके बाद सेकंड लेयर होती है, उसके बाद यहाँ पे थर्ड लेयर होती है। सबसे अंदर वाली जो लेयर होती है उसे बोलते हैं गर्भाशय अंत स्तर। उसके बाद यहाँ पे ये सेकंड लेयर जो होती है इसको बोलते हैं हम गर्भाशय पेशी स्तर। उसके बाद सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसे बोलते हैं परिगर्भाशय। मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे ये जो अंदर वाली गर्भाशय की लेयर होती है ये टूटती है, और सेकंड लेयर जो होती है ये प्रसव के टाइम पे, शिशु जन्म के टाइम पे संकुचित होती है, जिससे शिशु बाहर आता है। तो ये इनके कार्य होते हैं, और ये यहाँ पे इतनी तरह की लेयर पाई जाती है, और इसका आकार जो होता है वो एक उल्टी नाशपाती की तरह होता है। तो यही हमने यहाँ पे समझा है, और ये यहाँ पे आपको रिटेन कर देना है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम देखने वाले हैं अंडवाहिनी। अंडवाहिनी की संरचना कैसी होती है। यहाँ पे हमने अभी बात की थी, यहाँ पे हमें 2 नलियां दिखती हैं अंडाशय के दोनों साइड, तो इसी को बोलते हैं अंडवाहिनी। अंडवाहिनी का मीन्स होता है अंडे को बहाकर ले जाने वाली, तो अंडवाहिनी इसको बोलते हैं, क्योंकि ये अंडाशय से अंडे को बहाकर ले जाती है, मीन्स अंडे को लेकर जाती है। तो यहाँ पे हम बात करें, इसमें जो पार्ट्स होते हैं, सबसे पहले इस तरह से ये झालर की तरह पार्ट होता है, तो इसको बोलते हैं हम झालर। फिर यहाँ पे सेकंड पार्ट होता है ये इस तरह से कीप के आकार का, तो इसे बोलते हैं हम कीपक। उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट पार्ट होता है इसका, इसको बोलते हैं एम्पुला, एम्पुला या तुम्बिका। उसके बाद ये वाला जो आता है इसको बोलते हैं हम संकीर्ण, संकीर्ण पथ, संकीर्ण पथ इसको बोलते हैं। तो यहाँ पे अंडवाहिनी में इतने भाग होते हैं, तो आपको यहाँ पे यही लिख देना है, यहाँ पे ऐसा नहीं कुछ भी रटना है, तो यहाँ पे आपको यही लिख देना है। अब हम बात करें यहाँ पे जो ये झालर का काम होता है, झालर का काम जो होता है वो क्या होता है, जैसे ही यहाँ से अंडे का उत्सर्जन होता है तो आपको पता है सबसे पहले झालर पड़ रही है, तो झालर क्या करेगी, उसको संग्रहित कर लेगी, मीन्स अपने साइड में उसको ले लेगी। तो यही यहाँ पे बोला है, जो ये झालर होती है अंड उत्सर्ग के दौरान अंडाशय से उत्सर्जित अंडाणु को संग्रह करने में
सहायता करती है। सीधी सी बात है, जब यहाँ से अंडा आएगा और सबसे पहले कौन पढ़ लिए, झालर पढ़ ली, तो झालर ही तो उसको लेगी, तो यहाँ पे ये इसका संग्रह करती है। तो इस तरह से आपको सिंपल में लिख देना है। और बाह्य जननेंद्रियों को, तो हम बात करें बाह्य जननेंद्रियों को, तो यहाँ पे सबसे पहले हमें दिखता है एक बड़ा फोल्ड, इस तरह से एक बड़ा फोल्ड दिखता है दोनों साइड में। उसके बाद हमें दिखता है एक छोटा फोल्ड, एक छोटा फोल्ड यहाँ पे हमें दिखता है। तो एक बड़ा फोल्ड और एक छोटा फोल्ड, दो फोल्ड दिखते हैं यहाँ पे, तो इसको बोलते हैं बड़े फोल्ड को बृहत भगोष्ठ। उसके बाद ये जो छोटा फोल्ड होता है इसे बोलते हैं लघु भगोष्ठ। और यहाँ पे छोटा फोल्ड और बड़ा फोल्ड जब मिलते हैं तो यहाँ पे एक संरचना होती है, ये संरचना होती है, इसे बोलते हैं वक्र शेप, और ये होता है मूत्र मार्ग। उसके बाद यहाँ पे होता है वेजाइना द्वार। उसके बाद यहाँ पे वेजाइना के ऊपर एक झिल्ली पाई जाती है, उसको बोलते हैं हाइमन। तो इस तरह से ये संरचना होती है बाह्य जननेंद्रियों की। आगे हम बात करने वाले हैं, अब हम देखने वाले हैं शुक्राणु की संरचना को। अगर हम बात करें शुक्राणु की संरचना में तीन भाग पाए जाते हैं। पहला भाग सिर होता है, दूसरा भाग होता है मध्य भाग, और तीसरा भाग होता है पूंछ। अगर हम बात करें सबसे पहले भाग की, इसके शीर्ष की, जो इसका शीर्ष होता है, तो शीर्ष भाग की अगर हम बात करें तो शीर्ष भाग में ये सबसे पहले आगे जो भाग पाया जाता है इसको बोलते हैं अग्रपिंडक, अग्रपिंडक बोलते हैं। और अग्रपिंडक में पाचक एंजाइम होते हैं, और ये पाचक एंजाइम अंडे के निषेचन के टाइम पे उसका जो आवरण होता है उसको भेदने में हेल्प करते हैं। तो पहला हो गया अग्रपिंडक। उसके बाद ये जो आपको भाग दिख रहा है इसमें होता है गुणसूत्री पदार्थ, गुणसूत्री का मीन्स इसमें गुणसूत्र होते हैं। उसके बाद हम बात करें, ये छोटा फोल्ड आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं ग्रीवा। उसके बाद आता है ये मध्य खंड, और मध्य खंड में सूत्रकणिका माइटोकॉन्ड्रिया होती है बहुत सी, और नॉर्मली सबको पता होता है माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी देती है। तो यहाँ पे ये माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है तैरने के लिए ऊर्जा का स्रोत है। उसके बाद यहाँ पे आपको लास्ट पार्ट जो दिख रहा है इसको बोलते हैं पूंछ या पुंछ, जो इसको चलने में हेल्प करती है, तैरने में हेल्प करती है। तो ये हो गया यहाँ पे हमारा शुक्राणु। और सबसे ऊपर इस पर एक लेयर चढ़ी होती है, उसे बोलते हैं जीव द्रव्य कला या प्लाज्मा झिल्ली। तो ऐसा होता है हमारा शुक्राणु। अब हम बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुक्र जनन प्रक्रिया पर, कि शुक्र जनन प्रक्रिया कैसे होती है। हार्ड पड़ता है थोड़ा, लेकिन आप इसको अच्छे से समझना, मैं अच्छे से समझाऊंगा, 1 मिनट में सबको समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। जैसे अभी हमने देखा था कि हमारे वृषण के अंदर वृषण कोष थे, वृषण पालियां थी, और वृषण पालियों के अंदर शुक्र जनक नालिका थी, और शुक्र जनक नालिका जो थी उनका स्ट्रक्चर इंटरनल कैसा था वो अभी हमने देखा था। तो हम अगर बात करें, अभी देखा था हमने कि ये जो वृषण पाली होती है इस तरह से, तो इसमें शुक्र जनक नालिकाएं होती हैं, और शुक्र जनक नालिकाओं के अंदर दो तरह की कोशिकाएं होती है। एक कोशिका होती है नरजन्म कोशिका या शुक्राणु जन कोशिका, दूसरी होती है सर्टोली कोशिका, और इसके अंतराल में जो कोशिका होती है उसको बोलते हैं हम अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिका। तो कहने का मीन्स ये है, ये जो यहाँ पे कोशिकाएं हमें अंदर दिख रही है शुक्राणु जन कोशिका या नरजन्म कोशिका, ये क्या करती है, ये लगातार समसूत्री विभाजन करती है, और जिससे अपनी संख्याएं लगातार ये बढ़ाती रहती है, बढ़ाती रहती है, बढ़ाती रहती है। लेकिन ये परिपक्व नहीं होती है। क्या नहीं होती है? परिपक्व नहीं होती है। परिपक्व का मीन्स यंग जवान नहीं होती है, ग्रोथ नहीं करती है, बस कंटिन्यू ये अपनी संख्याओं को बढ़ाती रहती है, बढ़ाती रहती है, बढ़ाती रहती है। लेकिन इन्हीं कोशिकाओं में से कुछ कोशिकाएं, इन कोशिकाओं में से कुछ कोशिकाएं वृद्धि कर जाती हैं, बढ़ जाती हैं और परिपक्व हो जाती हैं। क्या कर जाती हैं? वृद्धि कर जाती हैं। यहाँ पे बहुत सारी कोशिकाएं बनी, इस तरह से बहुत सारी कोशिकाएं बनी, लेकिन ये वृद्धि नहीं कर रही। इसमें से कुछ कोशिकाएं क्या हो गई, अपने साइज में बड़ी हो गई, बढ़ गई, वृद्धि कर गई और परिपक्व हो गई।
अब यही कोशिकाएं जो परिपक्व हो जाती हैं यही करती हैं शुक्राणु का निर्माण। तो यहाँ पे जो कोशिकाएं वृद्धि करके बड़ी हो गई है इन्हीं को बोलते हैं हम प्राथमिक शुक्र कोशिका। प्राथमिक शुक्र कोशिका, और बाकी कोशिकाएं इसी तरह से अपनी वृद्धि करती रहेंगी करती रहेंगी करती रहेंगी। फिर ये हो गई हमारी प्राथमिक शुक्र कोशिका। इसमें होता है प्रथम अर्धसूत्री विभाजन, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन 2 बार में होता है, तो एक को बोलते हैं प्रथम और एक को बोलते हैं द्वितीय। तो पहला जब अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होगा तो इसमें एक कोशिका से 2 कोशिकाएं बनेंगी। फिर ये जो कोशिकाएं बनी है तो इनको बोलते हैं द्वितीयक शुक्र कोशिका। फिर उसके बाद दूसरा अर्धसूत्री विभाजन जो होगा तो इनसे 2 से 4 बन जाएंगी, 4 बन जाएंगी। तो जैसे ही ये बने हैं हमारे, इनको बोलते हैं शुक्राणु पिड़सु या शुक्राणु पूर्व। मीन्स शुक्राणु पूर्व का मीन्स शुक्राणु से पहले वाले। फिर इसमें संरचनात्मक विभेदन होता है और ये बन जाते हैं शुक्राणु। तो इस तरह से शुक्राणु का निर्माण होता है। बिल्कुल सिंपल है, ज्यादा हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। क्या है कि हमें पता है कि वृषण के अंदर वृषण पाली होती है और वृषण पाली के अंदर 1 से 3 तक शुक्रजनक नालिकाएं होती है। और शुक्रजनक नालिकाओं के अंदर 2 तरह की कोशिकाएं होती हैं, सर्टोली कोशिका और शुक्राणुजन कोशिका। ये जो शुक्राणुजन कोशिका होती है अपनी संख्या में लगातार वृद्धि करती जाती हैं, लेकिन ये अपने आकार में वृद्धि नहीं करती और परिपक्व नहीं होती। लेकिन इन्हीं में से कुछ कोशिकाएं जो होती हैं वो वृद्धि कर जाती हैं, परिपक्व हो जाती हैं, उन्हीं को बोल देते हैं हम प्राथमिक शुक्र कोशिका। और इनमें फिर अर्धसूत्री विभाजन प्रथम होता है तो बनती है द्वितीय शुक्राणु कोशिका। फिर उसके बाद दूसरा अर्धसूत्री विभाजन जो होता है तो बनते हैं शुक्राणु पिड़सु या शुक्राणु पूर्व। फिर उसके बाद इसमें विभेदन हो जाता है तो बन जाते हैं शुक्राणु। सिंपल सी बात है, ज्यादा टेंशन वाली कोई भी बात नहीं है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं गुणन की अवस्था। गुणन की अवस्था में लगातार ये समसूत्री विभाजन से जो शुक्राणुजन कोशिका होती है वृद्धि करती जाती है। वृद्धि अवस्था, वृद्धि अवस्था में क्या होंगी, ये पोषक ले लेंगी और क्या हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, अपने आकार में बढ़ जाएंगी और परिपक्व हो जाएंगी। सी बात है, यहाँ पे आकार में बढ़ जाएंगी और इन्हीं को बोलते हैं क्या, प्राथमिक शुक्र कोशिकाएं। फिर उसके बाद परिपक्व अवस्था, इस अवस्था में प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है। और इस तरह से हमने देख लिया, बात खत्म। अब हम देखने वाले हैं अंडाणु जनन। अंडाणु जनन कैसे होता है। अंडाणु जनन का जो प्रोसेस होता है यहाँ पे शुक्राणु जनन से बिल्कुल अलग होता है। क्या होता है, जब कोई भी लड़की माता के गर्भ में होती है उस टाइम पे यहाँ पे जो अंडजननी कोशिकाएं होती हैं वो कंटिन्यू यहाँ पे वृद्धि करती रहती हैं। उसके बाद जैसे ही बच्ची पैदा होती है उसमें अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है। जैसे ही उसमें अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट होता है वो प्रोफेज फर्स्ट में आकर रुक जाता है, आगे कंप्लीट नहीं होता। फिर वो अपने साइज में थोड़ी बढ़ जाती है तो इसको हम बोल देते हैं प्राथमिक अंडक। फिर उसके बाद यहाँ पे यंग अवस्था आ जाती है। उस टाइम पे यहाँ पे ये जो प्राथमिक अंडक होता है इसकी संरचना और बड़ी हो जाती है और यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन प्रथम कंप्लीट हो जाता है। उससे बनता है द्वितीयक अंडक बनता है। उसके बाद निषेचन होता है और निषेचन के बाद यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन सेकंड हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे अंडाणु बनता है। तो इस तरह से प्रोसेसिंग होती है। तो अब हम इसको 1 बाय 1 समझने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, पहला क्या है, अंडजननी कोशिकाएं लगातार समसूत्री विभाजन से वृद्धि करेंगी। यहाँ पे देखो गुणन अवस्था है, यहाँ पे लिख रखा है कि क्या, इस अवस्था में अंडजननी कोशिकाएं समसूत्री विभाजन करती हैं तथा अपनी संख्या में वृद्धि करती हैं, लगातार वृद्धि करती जाएंगी। फिर उसके बाद आता है वृद्धि अवस्था आता है। मैंने बोला था क्या, यहाँ पे देखो अंडजननी कोशिकाएं, इसमें क्या होगा, अर्धसूत्री विभाजन स्टार्ट होगा लेकिन वो प्रोफेज अवस्था फर्स्ट में रुक जाएगा और फिर ये अपने साइज में थोड़ा बड़ा हो जाएंगी। तो इनको बोल देते हैं हम प्राथमिक अंडक बोल देते हैं। ये लिखा हुआ है वृद्धि अवस्था में, प्राथमिक अंडक बोल दिया। उसके बाद यहाँ पे यंग अवस्था आएगी। जब यंग अवस्था आएगी उस टाइम पे ये प्राथमिक अंडक जो होता है ये ग्राफियन कोशिका में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पे
अर्धसूत्री विभाजन प्रथम कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे बनता है द्वितीयक अंडक। द्वितीयक अंडक बन जाता है, उसके बाद निषेचन हो जाता है और निषेचन के बाद यहाँ पे फिर अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है निषेचन के बाद और बनता है अंडाणु। तो इस तरह से प्रोसेसिंग यहाँ पे चलता है। ये आगे परिपक्व अवस्था, बिल्कुल सिंपल है, आपको यहाँ पे ऐसे लिख देना। पहले क्या हुआ, सबसे पहले अंडजन्य कोशिकाएं थी, वो अपनी संख्या में लगातार समसूत्री से विभाजन कर रही थी। फिर यहाँ पे अर्धसूत्री फर्स्ट हुआ और प्रोफेज में रुक गया, इन्होंने अपने साइज में थोड़ी वृद्धि कर ली, इसको बोल दिया प्राथमिक अंडक। फिर क्या हुआ, फिर यहाँ पे ये जो प्राथमिक अंडक है ये ग्राफन पुटिका में कन्वर्ट हो गया और पहला अर्धसूत्री विभाजन कंप्लीट हो गया और यहाँ पे बन गया द्वितीयक अंडक। फिर हुआ निषेचन और निषेचन के बाद इसमें दूसरा अर्धसूत्री विभाजन क्लियर हो गया, फिर बन गया यहाँ पे अंडाणु और द्वितीयक ध्रुवीय पिंड। तो इस तरह से यहाँ पे प्रोसेसिंग होता है, बिल्कुल सिंपल है और ये यहाँ पे आपको लिख देना, कुछ भी भारी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। तो पहला देखो, पहला विभाजन हुआ तब भी यहाँ पे क्या हुआ, द्वितीयक अंडक बना और प्राथमिक ध्रुवीय पिंड बना। दूसरा विभाजन हुआ तो यहाँ पे अंडाणु और द्वितीयक ध्रुवीय पिंड बना। दोनों का साइज अलग होता है, ये द्वितीयक अंडक और अंडाणु साइज में बड़े होते हैं, ये प्राथमिक ध्रुवीय पिंड और यहाँ पे द्वितीयक ध्रुवीय पिंड जो होते हैं साइज में छोटे होते हैं, इसलिए यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो असमान होता है। असमान का मीन्स दोनों बराबर नहीं बनते, छोटा एंड बड़ा बनते हैं। तो आप बिल्कुल सिंपल में इसको लिख सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, रटना नहीं है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आपको। अब हम समझने वाले हैं आवर्त चक्र को। तो आवर्त चक्र भी बिल्कुल सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं समझाऊंगा इसको, आप टेंशन ना लो। यहाँ पे होता क्या है, स्टार्टिंग जो होती है वो होती है आवर्त अवस्था। आवर्त अवस्था में क्या होता है, अभी हमने देखा था गर्भाशय अंत स्तर जो थी, मैंने बोला था यहाँ पे मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे ये टूटती है। तो सीधी सी बात है, आवर्त अवस्था में ये जो आंतरिक लेयर होती है ये टूटती है, आंतरिक लेयर टूटती है और भाई यहाँ पे ब्लड निकलता है, क्योंकि इसमें जो रक्त वाहिनियां होती हैं वो भी टूटती हैं। तो यहाँ पे सिंपल में लिख देना, आवर्त चक्र की शुरुआत आवर्त अवस्था से होती है, जबकि रक्तस्राव होने लगता है। ये रक्तस्राव 3 से 5 दिनों तक जारी रहता है। गर्भाशय से इस रक्तस्राव का कारण गर्भाशय की अंतस्तर परत और उसकी रक्त वाहिनियों के नष्ट होना है, जो एक तरल का रूप धारण कर योनि से बाहर निकलता है। तो ऐसे आपको लिख देना। सिंपल में क्या हुआ, यहाँ पे भाई ये अंदर वाली लेयर टूट गई, जब ये अंदर वाली लेयर टूटी तो इसमें क्या होंगी, रक्त वाहिनियां भी होंगी, तो दोनों को टूटने से क्या बनेगा, रक्त निकलेगा। उसके बाद आती है पुटिकीय अवस्था। पुटिकीय अवस्था में क्या होता है, जो हमारा प्राथमिक अंडक अभी हमने देखा था, प्राथमिक अंडक देखा था, तो प्राथमिक अंडक जो होता है कंटिन्यू वृद्धि करके ये परिपक्व पुटिका मींस ग्राफियन पुटिका में कन्वर्ट हो जाता है और इस पर काम करता है FSH इस पर काम करता है और इससे निकलवाता है एस्ट्रोजन हार्मोन्स, इससे निकलवाता है एस्ट्रोजन हार्मोन्स निकलवाता है। और ये एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है इसकी जो आंतरिक लेयर होती है इसको बनाता है। बात समझ आ रही है, पहले क्या हुआ, पहले अंदर वाली लेयर टूटी, रक्त निकला, फिर उसके बाद आई हमारी पुटिकीय अवस्था। पुटिकीय अवस्था में क्या हुआ, यहाँ पे जो प्राथमिक अंडक था इसने वृद्धि करनी स्टार्ट की और ये बन गया परिपक्व पुटिका मींस ग्राफियन पुटिका। ग्राफियन पुटिका को बनवा कौन रहा है, FSH जो हमारा पीयूष ग्रंथि से आने वाला हार्मोन्स होता है और इस हार्मोन्स ने इसको परिपक्व पुटिका में कन्वर्ट किया और साथ में इससे निकलवाया एस्ट्रोजन। और एस्ट्रोजन क्या करता है, इस दीवार को बनाता है। अब जब ये दीवार को बनाएगा तो ये दीवार भी बननी स्टार्ट हो जाएगी, बड़ी होनी स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे ध्यान रखें, एस्ट्रोजन आंतरिक लेयर को बनाता है और प्रोजेस्टेरोन जो होता है आंतरिक लेयर को बनाए रखता है। दोनों में डिफरेंस समझे, एक तो बनाता है और एक बनाए रखता है। तो यहाँ पे ये हो गया। फिर उसके बाद आती है पीत अवस्था। पीत अवस्था में क्या होता है, जब ये ग्राफियन पुटिका फट जाती है और इससे अंड उत्सर्ग हो जाता है, तो यहाँ पे जो ये मटेरियल बचता है यही बना लेता है क्या, यही बना लेता है पीत। क्या बना लेता है, पीत बना लेता है और इस पीत पर काम करता है LH। क्या कौन काम करता है, LH काम करता है और यहाँ पे ये पीत निकालता है प्रोजेस्टेरोन। क्या निकालता है, प्रोजेस्टेरोन निकालता है और प्रोजेस्टेरोन जो होता है यहाँ पे जो आंतरिक लेयर होती है
उसे बनाए रखता है। जैसे ही यहाँ पे निषेचन नहीं होता है तो यहाँ पे ये पीत पिंड नष्ट हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पे निकलना बंद हो जाता है। जब बंद हो जाएगा प्रोजेस्टेरॉन तो बनाए रखने के लिए कौन जरूरी है? प्रोजेस्टेरॉन। तो ये लेयर टूटना स्टार्ट हो जाएगी और नेक्स्ट आवर्तचक्र स्टार्ट हो जाएगा। तो सिंपल में ऐसे लिखना है आपको, बड़ी सिंपल लैंग्वेज में मैं चीजों को लिख के लेकर आया हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझना है एंड लिखना है। अब हम देखने वाले हैं निषेचन। जितने भी हार्ड टॉपिक थे वो कर लिए हमने, अब तो सिंपल सिंपल से टॉपिक है यहाँ पे। निषेचन का मीन्स क्या होता है? यहाँ पे नर युग्मक, नर युग्मक मीन्स शुक्राणु, नर युग्मक मीन्स शुक्राणु, ऐसे बनाया था शुक्राणु, और मादा युग्मक मीन्स अंडाणु। दोनों क्या होते हैं? दोनों एक दूसरे में मिल जाते हैं, तो इसी को बोलते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं? निषेचन बोलते हैं। अब यहाँ पे शुक्राणु और अंडाणु जो होते हैं वो आगुणित होते हैं, आगुणित होते हैं। जिस बच्चे को नहीं पता वो समझ ले। आगुणित और द्विगुणित का मीन्स क्या होता है? हम मानव है, हमारे अंदर जो होते हैं वो 46 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं? 46। और ये जो 46 गुणसूत्र होते हैं दो दो के जोड़े में रहते हैं। दो दो के जोड़े का मीन्स दो गुणसूत्र एक साथ रहते हैं। अगर दो दो रहेंगे तो कितने जोड़े बनेंगे? यहाँ पे 23 जोड़े बनेंगे, 23 जोड़े बनेंगे। और जोड़े के दोनों गुणसूत्र सेम होते हैं, दोनों गुणसूत्र सेम होते हैं, तो यहाँ पे 23 जोड़ों में सिंगल सिंगल रह जाता है और 23 निकल जाते हैं। आप सिंगल सिंगल रह जाते हैं 23, तो इन्हीं को बोलते हैं आगुणित। द्विगुणित का मीन्स जब गुणसूत्र जोड़े में है, आगुणित का मीन्स जब गुणसूत्र अकेले हैं। क्लियर? तो ये होते द्विगुणित और आगुणित। तो ये हो गया हमारा इस तरह से, क्योंकि कभी आपको आगुणित समझ नहीं आए तो फिर याद करते फिरो। उसके बाद आता है अंतरोपण। अंतरोपण, अंत का मीन्स होता है अंदर, रोपण का मीन्स होता है लगना या लगाना। सीधी सी बात है, जैसे हम बोलते हैं वृक्ष रोपण, तो वृक्ष लगाना। यहाँ पे क्या होता है? अंतरोपण का मीन्स होता है जो भ्रूण होता है। क्या होता है? जो भ्रूण होता है वो गर्भाशय की अंत स्तर से लग जाता है, चिपक जाता है, उसी को बोलते हैं अंतरोपण। अब हम देखने वाले हैं अपरा। अपरा क्या होती है? अपरा शिशु जो होता है, जो शिशु होता है, ऐसे फॉर एग्जांपल बना रहे होंगे, तो यहाँ पे एक नाल निकलती है, जो क्या होता है? जो माता के शरीर से माता के शरीर से कांटेक्ट में रहती है, कांटेक्ट में रहती है। अब यहाँ पे क्या होता है? माता के शरीर से जितने भी पदार्थ इसको चाहिए होते हैं तो ये इसके जरिए आ जाते हैं, और जितने भी इसमें हानिकारक पदार्थ होते हैं इसी के जरिए बाहर निकल जाते हैं। तो ये होती है हमारी अपरा के कार्य। तो यहाँ पे ये अपरा है, अपरा के कार्य वही सिंपल है। देखो, भ्रूण को पोषण एवं ऑक्सीजन प्रदान करना, और भाई इसके द्वारा उत्सर्जित पदार्थ भ्रूण से रुधिर में वापस डाल देना, पहुंचा देना। और यहाँ पे अपरा जो होती है ग्रंथि की तरह भी कार्य करती है और ये हार्मोन्स भी बनाती है। अब हम देखने वाले हैं प्रसव को। प्रसव क्या होता है? प्रसव का मीन्स होता है बच्चे का गर्भाशय से बाहर आना, प्रसव कहलाता है। मीन्स शिशु जन्म को हम प्रसव कहते हैं। तो यहाँ पे प्रसव होता कैसा है? जब बच्चा पूर्ण हो जाता है तो उसके बाद जो गर्भाशय की भित्ति होती है उसमें संकुचन होता है। संकुचन होता है, संकुचन होता है जिससे हमारे माइंड को मैसेज मिलता है, और मैसेज मिलने के बाद ऑक्सीटॉसिन हार्मोन्स रिलीज होता है। ऑक्सीटॉसिन हार्मोन्स वहां पे जाता है, जिससे और संकुचन बढ़ जाता है। संकुचन जितना बढ़ता है ऑक्सीटॉसिन हार्मोन्स इतना रिलीज होता है, और इतना संकुचन और बढ़ता है ऑक्सीटॉसिन हार्मोन्स और रिलीज होता है। इस तरह से संकुचन इतना बढ़ जाता है कि जो शिशु होता है वो बाहर आ जाता है। तो इस तरह से प्रसव होता है। तो यहाँ पे आप प्रसव को समझ सकते हैं, सिंपल है, यहाँ पे तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे जो हार्मोन्स है ऑक्सीटॉसिन है, एस्ट्रोजन है और रिलैक्सिन है, इस तरह से आपको इनको समझना है। मेनली जो काम होता है वो ऑक्सीटॉसिन का होता है, संकुचन पैदा करना। आपको ये समझ आया होगा। तो हमने कंप्लीट चैप्टर को किया है एकदम बेसिक से, कोई दिक्कत कोई डाउट वाली बात नहीं है। आपको इसी तरह से बायोलॉजी को पढ़ना है। अगर बायोलॉजी को आप ऐसे पढ़ते हो तो एक भी वर्ड आपको रटना नहीं पड़ेगा और आप बोर्ड एग्जाम में टॉप करोगे, ये हमारा चैलेंज है। अब हम करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर जनन स्वास्थ्य। यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, ये स्वास्थ्य जनन नहीं है, ये है जनन स्वास्थ्य। तो नेक्स्ट चैप्टर हम देखने वाले हैं जनन स्वास्थ्य। सबसे पहले हम देखने वाले हैं इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक जनन स्वास्थ्य। जनन स्वास्थ्य क्या है?
हम कंप्लीट चैप्टर को टॉपिक वाइज कवर करेंगे, साथ में हमने टॉपिक वाइज क्वेश्चन भी लगाए हुए हैं कि इस टॉपिक से आपसे किस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जनन स्वास्थ्य की। अगर हम जनन स्वास्थ्य की बात करें कि जनन स्वास्थ्य क्या है, तो यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य संगठन मींस वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO ने जो यहाँ पे डेफिनेशन दी है, इसकी व्याख्या की है, उसकी हम बात करने वाले हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मीन्स होता है पूरे वर्ल्ड की एक ऐसी संस्था जो स्वास्थ्य पे काम करती है। अगर हम बात करें कि WHO ने क्या बोला है, WHO ने बोला है किसी व्यक्ति को जनन रूप से आप स्वस्थ तब बोलोगे जब उसके जनन अंग शेप और साइज में मीन्स शारीरिकी में और कार्य में नॉर्मल हो, साथ में उस व्यक्ति का व्यवहार नॉर्मल हो, उसकी भावनाएं नॉर्मल हो, समाज के प्रति उसका व्यवहार नॉर्मल हो और उसकी शारीरिकी नॉर्मल हो। तो ऐसा नहीं है कि ओनली उसके जनन अंग शेप और साइज में नॉर्मल है और सही से कार्य कर रहे हैं तो उसको आप जनन रूप से स्वस्थ नहीं बोलोगे। जनन स्वास्थ्य के साथ उसका संपूर्ण स्वास्थ्य अगर होता है तभी हम उसे बोलते हैं कि ये व्यक्ति जनन रूप से स्वस्थ है। तो शायद आपको समझ आया होगा। WHO ने बोला है जनन स्वास्थ्य का अर्थ जनन के सभी पहलू, जनन के सभी पहलू मीन्स यहाँ पे जनन अंग शेप और साइज में और उनके फिर कार्य में मीन्स कार्य में, तो जनन के सभी पहलू सहित एक संपूर्ण स्वास्थ्य अर्थात उसकी शारीरिकी, भावनात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक स्वास्थ्य है। इसलिए ऐसे समाज को जननात्मक रूप से स्वस्थ समाज कहा जा सकता है जिसमें लोगों के जनन अंग शारीरिक रूप से और फिर कार्य रूप से सामान्य हो, यौन संबंधी सभी पहलू में जिनकी भावनात्मक और व्यवहारात्मक पारस्परिक क्रियाएं सामान्य हो। तो हमने समझ लिया जनन स्वास्थ्य का मीन्स होता है कि भाई आपका जनन के सभी अंगों के शेप और साइज कार्य के साथ साथ आपका संपूर्ण स्वास्थ्य होना चाहिए। मीन्स आपकी शारीरिकी, आपकी भावनाएं, आपका व्यवहार और आपका समाज के प्रति व्यवहार, तो ये सब नॉर्मल होंगे तब हम बोलेंगे। तो शायद आपको समझ आया होगा कि जनन स्वास्थ्य क्या होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक है जनसंख्या वृद्धि और उसे रोकने के उपाय। तो पहले हम बात करने वाले हैं जनसंख्या वृद्धि पर। तो हमने बताया था कि हम क्वेश्चन भी लगा के लाए हुए हैं। तो अब हम इसका टॉपिक समझने वाले हैं जनसंख्या, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि क्यों हो रही है, फिर उसके बाद हम टॉपिक समझने वाले हैं इसे रोकने के उपाय। तो जनसंख्या वृद्धि पर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके फ्री के नंबर है ये, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। अगर हम बात करें जनसंख्या वृद्धि की मीन्स जनसंख्या विस्फोट की, तो जनसंख्या का मीन्स तो पॉपुलेशन हो गया अपना, और विस्फोट का मीन्स होता है अचानक, अचानक कोई काम होना विस्फोट कहलाता है। तो यहाँ पे हमारी जनसंख्या अचानक से एकदम बहुत ज्यादा बढ़ गई, उसे बोलते हैं जनसंख्या विस्फोट। तो जनसंख्या विस्फोट ये होता है। अगर हम बात करें कि जनसंख्या विस्फोट किन कारणों से हो रहा है, हमारे देश में अचानक जो इतनी जनसंख्या बढ़ रही है उसके रीजन क्या है, उसके कारण क्या है। तो सबसे पहले हम बात करें, सबसे पहला कारण है हमारा निरक्षरता। निरक्षरता का मीन्स होता है इन व्यक्तियों को ज्ञान नहीं होता, इन्हें नहीं पता होता कि कितने बच्चे होने चाहिए, कितनी फैमिली को हम सही से चला सकते हैं, बच्चे ज्यादा हो जाएंगे तो हम फैमिली को नहीं चला सकते, ये ज्ञान इन्हें नहीं होता। इसीलिए ये अज्ञानता में ज्यादा बच्चे ज्यादा संतान पैदा कर लेते हैं। तो सबसे पहला रीजन हमारा ये है। दूसरा है सामाजिक रीति रिवाज। सामाजिक रीति रिवाज का मीन्स होता है कभी कभी ऐसा होता है किसी महिला को 1 2 3 4 लगातार लड़कियां होती रहती हैं, तो लड़के के चक्कर में वो लगातार बच्चे करते रहते हैं जब तक लड़का ना हो जाए, तो इस कारण से भी बच्चों की संख्या बढ़ सकती है। तो ये सामाजिक रीति रिवाज में आता है। अगला रीजन है कम आयु में विवाह। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कुछ परिवार ऐसे होते हैं जो शिक्षित नहीं होते, उन्हें नॉलेज नहीं होती, उन्हें नहीं पता कि कितनी आयु में शादी होनी चाहिए, तो वो कम आयु में शादी कर देते हैं। एक तो वो शिक्षित नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है,
उन्हें समझ नहीं है कितने बच्चे होने चाहिए, कितने बच्चे नहीं होने चाहिए। ऊपर से उनकी कम उम्र में शादी हो जाती है तो वो जल्दी बच्चे पैदा करना स्टार्ट कर देते हैं। तो दो बड़े रीजन है, एक तो वो अशिक्षित है, उन्हें नॉलेज नहीं है, दूसरा कम उम्र में उनकी शादी हो जाती है, तो इस वजह से भी ज्यादा बच्चे होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें, अगर हम रीजन नंबर 4 की बात करें तो ये है गरीबी। मोस्टली ग्रामीण क्षेत्रों में जो व्यक्ति होते हैं वो गरीब होते हैं, निर्धन होते हैं। तो उनकी सोच होती है कि भाई फैमिली में जितने ज्यादा सदस्य होंगे इतना ज्यादा काम करेंगे और इतना पैसा ज्यादा आएगा। तो इस सोच के चक्कर में बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं, संतान ज्यादा होती है। तो ये भी एक बड़ा रीजन है। बात करें रीजन नंबर 5 की, मृत्यु दर में निरंतर कमी। क्या हो रहा है, हमारा जो आधुनिक युग है बहुत एडवांस हो चुका है, साइंस बहुत आगे निकल चुका है, जिससे नई नई टेक्नोलॉजी आई है, नई नई मशीनें आई है, नई नई मेडिसिन आई है, जिससे व्यक्ति का उपचार अच्छे से हो पा रहा है और वो लंबी जिंदगी जी पा रहा है। तो ये भी बड़ा रीजन है जनसंख्या वृद्धि का। आगे हम बात करने वाले हैं, इसके बाद हमारा टॉपिक आता है जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। तो हम यहाँ पे अब टॉपिक में देखने वाले हैं जनसंख्या वृद्धि पे नियंत्रण कैसे कैसे किया जा सकता है। इस टॉपिक पे इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर हम बात करें जनसंख्या नियंत्रण की, कि जनसंख्या नियंत्रण कैसे किया जा सकता है। नियंत्रण का तो मतलब पता है आपको, कंट्रोल करना। जो जनसंख्या बहुत फास्टली बढ़ रही है उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, तो वो नियंत्रण होता है अपना। तो नियंत्रण कैसे कैसे हम कर सकते हैं यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे भाई शिक्षा की सुविधाओं का विस्तार करना। सीधी सी बात है, यहाँ पे शिक्षित लोग ज्यादा होंगे तो उन्हें नॉलेज रहेगी, तो उन्हें पता होगा कि कितनी हमारी फैमिली होनी चाहिए, कितनी फैमिली कितने खर्च में चल सकती है, कितनी फैमिली कितने खर्च में नहीं चल सकती। तो सब कुछ उन्हें नॉलेज होगी, तब वो बजट के अकॉर्डिंग ही बच्चों को पैदा करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले शिक्षा का विस्तार होना चाहिए, लोग शिक्षित होने चाहिए। उसके बाद बच्चों की संख्या का निर्धारण। बच्चों की संख्या का निर्धारण का मीन्स है कि बच्चों की संख्या फिक्स हो जानी चाहिए कि एक व्यक्ति को इतने ही बच्चे पैदा करने। अगर हम बात करें रीजन नंबर 3 की, विवाह योग्य आयु में वृद्धि। इसका मतलब ये है कि विवाह की जो आयु होती है उसे बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि आयु बढ़ने से जो प्रजनन की दर होती है, रेट होती है, वो कम हो जाती है। तो इस तरह से भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। आगे हम बात करें पॉइंट नंबर 4 पर, परिवार नियोजन कार्यक्रम को बढ़ावा देना। परिवार नियोजन कार्यक्रम क्या होता है? परिवार नियोजन कार्यक्रम में ये समझाया जाता है कि आपको परिवार को सीमित रखना है, साथ में इसमें मेडिसिन भी दी जाती है जिससे परिवार को सीमित रखा जा सकता है। तो इस तरह से भी यहाँ पे ये किया जा सकता है। आगे हम बात करें पॉइंट नंबर 5 पर, कृषि एवं उद्योगों के उत्पादन में वृद्धि। यहाँ पे क्या करना चाहिए, यहाँ पे कृषि यंत्र और तकनीकी को अधिक से अधिक उपलब्ध कराना चाहिए। जब ज्यादा से ज्यादा तकनीकी अवेलेबल होगी किसानों के पास, यहाँ पे कम व्यक्ति लगेंगे, और कम व्यक्ति लगेंगे तो सीधी सी बात है यहाँ पे सीमित फैमिली भी अच्छे से कृषि को कर पाएगी, इससे भी जनसंख्या अच्छे से नियंत्रण हो पाएगी। तो हमने दो टॉपिक समझे हैं यहाँ पे, जनसंख्या वृद्धि और उसके नियंत्रण। आगे हम देखने वाले हैं, आगे हम बात करने वाले हैं गर्भ निरोधक की प्राकृतिक एवं कृत्रिम विधियों के बारे में। इनको हम परिवार नियोजन की विधियां या गर्भ निरोधक भी बोलते हैं। अगर हम बात करें, एक तो होती है प्राकृतिक विधियां, प्राकृतिक मीन्स नेचुरल, हमारा उसमें कोई इंटरफेयर नहीं होता। एक होती है कृत्रिम जो मानव निर्मित की है। तो दोनों की हम बात करने वाले हैं। पहले हम बात करें प्राकृतिक विधि। ये विधियां अंडाणु और शुक्राणु के संगम को रोकने के सिद्धांत पर कार्य करती हैं। कहने का मीन्स ये है, जितनी भी प्राकृतिक विधियां हैं उसमें शुक्राणु और अंडाणु को मिलने से रोका जाता है, मीन्स निषेचन को रोका जाता है। सबसे पहले हम देखने वाले हैं प्राकृतिक विधि की फर्स्ट विधि। अगर हम बात करें यहाँ पे आवधिक संयम की, आवधिक का मीन्स होता है अवधि, समय, और संयम का मीन्स होता है कंट्रोल। तो यहाँ पे आपको मैथुन के समय पर कंट्रोल रखना है, किस टाइम से किस टाइम तक कंट्रोल रखना है उसकी बात हम करने वाले हैं। अगर हम बात करें आवर्त चक्र के 14वें दिन अंड उत्सर्ग होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे आप 10वें दिन से आवर्त चक्र के और 17वें दिन तक मैथुन की क्रिया
ना करें, क्योंकि 10वें दिन से 17वें दिन तक निषेचन होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आपको अवधि का, समय का कंट्रोल रखना है। अगर हम नेक्स्ट बात करें बाह्य स्खलन, बाह्य स्खलन में क्या करना है? बाह्य स्खलन में मैथुन के समय आपको वेजाइना में सीमन को नहीं छोड़ना है, उसे बाहर निकालना है। तो ये होता है बाह्य स्खलन। नेक्स्ट हम बात करें स्तनपान अनार्तव। स्तनपान अनार्तव का मीन्स क्या होता है? जब स्त्री अपने बच्चे को, अपने शिशु को स्तनपान कराती है तो उस टाइम पे उस लेडीज को आवर्त चक्र नहीं होते हैं। जब आवर्त चक्र नहीं होंगे तो सीधी सी बात है, अंड उत्सर्ग नहीं होगा, और अंड उत्सर्ग ही नहीं होगा तो निषेचन नहीं होगा, तो कुछ नहीं होगा, संतान पैदा नहीं होगी। तो ये था ये। आगे हम बात करने वाले हैं कृत्रिम गर्भनिरोधक विधियों की। तो यहाँ पे यह मानव द्वारा निर्मित परिवार नियोजन की विधियां हैं जो निम्नलिखित है। क्या क्या विधियां हैं यहाँ पे? आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एक आता है वाद्यकरण नसबंदी। वाद्यकरण नसबंदी में क्या होता है? अंड वाहिनी को काट दिया जाता है। नेक्स्ट भी हम देखने वाले हैं डायग्राम के साथ, तो यहाँ पे मैंने डायग्राम नहीं लगाया है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो अंड वाहिनी को काट दिया जाता है और उसको बांध दिया जाता है। जब अंड वाहिनी को काट कर बांध दिया जाता है तो अंडाणु जाएगा नहीं, निषेचन नहीं होगा। इसी तरह से शुक्र वाहक को भी काट कर बांध दिया जाता है, यहाँ से शुक्राणु भी नहीं जाएंगे, निषेचन नहीं होगा। तो इस तरह से इसको बोलते हैं नसबंदी। देखो नस का मीन्स होता है नस और बंदी का मीन्स होता है बांधना, तो नस इसमें बांधी जाती है। आगे ये है नॉर्मल सा, सबको पता रहता है ये तो, कंडोम का प्रयोग करना। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं गर्भ निरोधक गोलियों की। तो गर्भ निरोधक गोलियां क्या होती हैं? गर्भ निरोधक गोलियां जो होती हैं ये बनी होती है ओनली या तो प्रोजेस्टेरॉन की या फिर प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन दोनों की। क्या होता है? जब इन गोलियों को खिलाया जाता है तो बॉडी में प्रोजेस्टेरॉन या फिर प्रोजेस्टेरॉन प्लस एस्ट्रोजन दोनों की मात्रा बढ़ जाती है। तो पीयूष ग्रंथि को लगता है कि भाई प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की मात्रा ऑलरेडी बहुत ज्यादा है बॉडी में, तो वो FSH और LH नहीं निकालती है। जब FSH नहीं निकलेगा तो अगर आपने मानव जनन चैप्टर पढ़ा होगा तो वहां पे मैंने बताया है कि FSH जो होता है प्राथमिक अंडक को ग्राफियन पुटिका में बदलता है, और ग्राफियन पुटिका में जब बदलेगा तो सीधी सी बात इससे अंडोत्सर्ग होगा, अंडोत्सर्ग के बाद निषेचन होगा। अब यहाँ पे जब FSH ही नहीं आएगा, उत्सर्जित ही नहीं होगा, तो सीधी सी बात है ग्राफियन पुटिका ही नहीं बनेगी तो उससे अंडोत्सर्ग नहीं होगा। मीन्स युग्मक जनन ही नहीं होगा। जब युग्मक जनन ही नहीं होगा तो निषेचन भी नहीं होगा, तो गर्भधारण भी नहीं होगा। शायद आपको समझ आया होगा। आगे हम बात करने वाले हैं नंबर 4 पर, अंत गर्भाशय यंत्र। अंत का मीन्स अंदर, गर्भाशय के मीन्स गर्भाशय के, यंत्र का मीन्स डिवाइस। तो यहाँ पे गर्भाशय के अंदर एक डिवाइस लगा दी जाती है जिससे गर्भधारण नहीं होता है। ये अलग अलग तरह की डिवाइस होती है, स्टील की भी होती है, तांबे की भी होती है, स्टील तांबे दोनों की होती है, प्लास्टिक की भी होती है। ये क्या करती है? ये यहाँ पे गर्भधारण को रोकती है। आप यहाँ पे इसको पढ़ सकते हो। आगे हम देखने वाले हैं बाध्यकरण। इसको हम नसबंदी भी बोलते हैं, अभी हमने देखा था। तो यहाँ पे ये भी पूछ लेता है इस क्वेश्चन को कि गर्भ निरोधक की स्थायी विधियों को बताइए या स्थायी विधियों का वर्णन कीजिए। अगर हम बात करें, यहाँ पे अभी मैंने बताया था होता क्या है, देखो यहाँ पे ये अंडाशय होता है, दो अंडाशय होते हैं, ये होती है अंडवाहिनी। तो इसको काट कर और यहाँ से बांध देते हैं, इसको काट कर भी यहाँ से बांध देते हैं। जब यहाँ से अंडाणु ही नहीं जाएगा तो निषेचन भी नहीं हो पाएगा। इसी तरह से यहाँ पे देखो, ये होता है बेषण। बस आपको छोटा सा चित्र बना के दिखाया जिससे आप समझ सको। ये होते हैं बेषण और ये होता है शुक्राशय। तो यहाँ पे ये शुक्रवाहक जो नली होती है इसको काट कर भी बांध दिया जाता है। दोनों तो साइड होती है तो दोनों साइड से काट कर बांध दिया जाता है। जब शुक्राणु अंडाणु ही नहीं जाएंगे तो निषेचन नहीं होगा। तो ये है यहाँ पे नसबंदी महिलाओं की और पुरुषों की। ये होता है स्थायी उपाय। तो स्थायी उपाय ध्यान रखना, स्थायी उपाय भी पूछ लेता है। अब हम देखने वाले हैं चिकित्सीय सगर्भता समापन। चिकित्सीय का मीन्स चिकित्सा का उपयोग करके, सगर्भता का मीन्स सगर्भता को, समापन मीन्स समाप्त करना। तो यहाँ पे चिकित्सा का यूज करके हम सगर्भता को मीन्स गर्भ को समाप्त करते हैं। इसको बोलते हैं हम
चिकित्सीय सहगर्भता समापन। तो ये है हमारा चिकित्सीय सहगर्भता समापन। यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंपल है ये तो बिल्कुल, गर्भ अवधि पूर्ण होने से पहले ही भ्रूण को समाप्त कर देना चिकित्सीय सहगर्भता समापन कहलाता है। यह प्रक्रिया प्रथम तिमाही अथवा 12 सप्ताह तक ही सुरक्षित होती है। यह प्रक्रिया कानूनन अपराध है, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जब यह कराना आवश्यक हो जाता है। जैसे यहाँ पे दे रखा है, जैसे किसी का बलात्कार हो गया तो करना पड़ेगा, असुरक्षित यौन संबंध तब करना पड़ेगा, अनचाहा गर्भ और शिशु में जन्मजात रोग आ जाते हैं, तो इस तरह से यहाँ पे ये कराते हैं। आगे हम बात करने वाले हैं उल्बवेधन एमनियोसेंटेसिस पर। ये क्या होता है, इसमें जब कोई बच्चा गर्भ अवस्था में होता है, माता के गर्भ में होता है, तो उस टाइम पे इस विधि से हम ये पता कर सकते हैं कि उस बच्चे में कोई गुणसूत्रीय विकर है कि नहीं है। मीन्स गुणसूत्र से रिलेटिव कोई बीमारी उसके अंदर है कि नहीं है। लेकिन इसमें एक बड़ी दिक्कत ये भी है कि इसके टेस्ट के साथ साथ इसमें ये भी पता चल जाता है जो माता के गर्भ में है वो मेल है या फीमेल है। तो लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने पता लगाना स्टार्ट कर दिया कि ये मेल है या फीमेल है, और सीधी सी बात है, जब वो फीमेल होती थी तो भ्रूण अवस्था में ही उसकी हत्या करा दी जाती थी। तो इस तरह से यहाँ पे इसको सरकार ने बैन कर दिया। तो सिंपल सा है, आप इसको समझ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें सिंपल सा काम होता है, एमनियोटिक द्रव को इंजेक्शन से निकाला जाता है और उसका टेस्ट कर लिया जाता है। अब इसको बैन कर दिया गया है। आगे हम देखने वाले हैं सहायक जनन तकनीकी। मीन्स ऐसी तकनीकी जो जनन में सहायक होती है, मीन्स सहायता करती है। कुछ ऐसे होते हैं मेल फीमेल जिसमें बच्चे नहीं हो पाते हैं, किसी में अंडाणु सर्जित नहीं हो रहा, किसी में शुक्राणु नहीं बन रहे, किसी में बन रहे हैं तो कम बन रहे, तो इस तरह से बहुत सारी दिक्कत मेल और फीमेल में होती हैं। जब इस तरह की दिक्कतें होती हैं तो उनको संतान पैदा करने के लिए एक टेक्नोलॉजी निकाली, उसी को बोलते हैं सहायक जनन तकनीकी। ऐसी तकनीकी जो जनन कराने में सहायता करती है। सिंपल सी बात है। यहाँ पे ये कई टाइप से की जाती है। पहला होता है परख नली शिशु। परख नली शिशु में क्या होता है, एक परख नली ली जाती है इस तरह से और उसमें ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया जाता है जैसा गर्भाशय में होता है, और यहाँ पे शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन कराया जाता है और भ्रूण बनाया जाता है। भ्रूण बनाने के बाद वो यहाँ पे फैलोपियन नली में भी डाला जा सकता है और गर्भाशय में भी डाला जा सकता है। ये डिपेंड करता है कि भ्रूण में कितनी कोशिकाएं हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये किया जाता है। अब हम देखने वाले हैं इसके टाइप नंबर 2 को, युग्मक अंत फैलोपियन स्थानांतरण। युग्मक का मीन्स अंडाणु भी युग्मक होता है, शुक्राणु भी युग्मक होता है। अंत का मीन्स अंदर, फैलोपियन का मीन्स फैलोपियन नली होती है, और स्थानांतरण का मीन्स उसमें डालना। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो फीमेल की फैलोपियन नली होती है उसमें युग्मक को डाला जाता है। जैसे अभी हम परख नली में करा रहे थे अंडाणु शुक्राणु को डालकर, यहाँ पे स्त्री की फैलोपियन नली में शुक्राणु अंडाणु को डाला जाता है जिससे निषेचन कराया जाता है। शायद आपको समझ आया होगा। आगे हम देखने वाले हैं इसके टाइप नंबर 3 को, अंत कोशिका द्रव्य शुक्राणु भेदन। देखो यहाँ पे क्या होता है, अंत का मीन्स अंदर, कोशिका द्रव्य का मीन्स होता है अंडाणु की कोशिका में, शुक्राणु का मीन्स शुक्राणु को भेदन का मीन्स भेद कर डाला जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, शुक्राणु को इंजेक्शन की हेल्प से डायरेक्ट अंडाणु में डाल दिया जाता है। तो यहाँ पे ये किया जाता है। आगे हम बात करें टाइप नंबर 4 को देखें, कृत्रिम गर्भधान। इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्टली पुरुषों का सीमन वेजाइना में डाल दिया जाता है। तो ये होता है कृत्रिम गर्भधान। आगे हम देखने वाले हैं यौन संचरित रोग क्या होते हैं, और यहाँ पे 3 लोगों को यहाँ पे लिया गया है। तो ये तो देखो सिंपल सा है, यहाँ पे तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस आपको इसको नॉर्मली याद कर लेना है, कोई हार्ड नहीं है। सिंपल में अगर हम बात करें, ऐसे रोग जो यौन संबंध के द्वारा फैलते हैं उनको यौन संचरित रोग कहते हैं। यौन का मीन्स यौन से,
संचरित का मीन्स एक जगह से दूसरी जगह जाना, और रोग का मीन्स रोग, ऐसे रोग जो यौन संबंध से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, मीन्स एक से दूसरे में फैलते हैं। यहाँ पे आपको मोस्टली है सुजाक, इसको कर लेना है, और यहाँ पे नाम किससे होता है, और यहाँ पे नॉर्मली आपको इसके लक्षण याद करने हैं। जैसे संक्रमण से मूत्र मार्ग में सूजन आ जाती है, और यहाँ पे मूल त्याग के समय अत्यंत पीड़ा व जलन होती है। तो इस तरह से इनके आपको लक्षण याद कर लेने हैं, सिंपल है। आगे आपको इसी तरह से सिफिलिस देख लेना है, और इसके लक्षण देख लेने हैं, आपको 3 लक्षण देख लेने हैं। ये तो सिंपल है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप इसको याद कर लेना। आगे हम एड्स। तो इस तरह से हमने कंप्लीट किया है चैप्टर को 1 बाय 1 टॉपिक वाइज, और साथ में हमने आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी लगाए हैं जो इन टॉपिक से पूछे जाते हैं। अगर आप इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से कर लेते हो, जैसे हमने पॉइंट टू पॉइंट आपको समझा के कराए हैं, तो आप बायोलॉजी में एकदम हाईएस्ट स्कोर करेंगे। तो आप टेंशन ना लें, आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। हम आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का कंप्लीट सिलेबस, साथ में बोर्ड एग्जाम में आने वाले सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन और जितने भी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड टिप्स और ट्रिक की वीडियो हैं, सब हम आपको देने वाले हैं। तो आप टेंशन ना लें, आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। अब हम इस क्लास को यहीं पे क्लोज करते हैं।